अब है ना, ये थियरी सुन के तो नॉर्मल, हाँ ठीक है ना, मतलब कोई खर्चा है तो उसको माइनस कर दो ना। लेकिन सी इसमें भी है ना, सुन ध्यान से, हाँ 5 अच्छे पॉइंट बताऊंगा तब जाके थियरी खत्म होगी। सिंपल सिंपल पॉइंट है, खाली तुमको सुनना है, हिम्मत रख के। ओके, कितने पॉइंट पढ़ाऊंगा? 5। फिर ये 5 चीज का अच्छा रूल बन जाएगा। तुमको मैं एडवांस में दिखा दूं 5 चीज एक बार, ज्यादा मत देना, खाली ये देखो। कैन यू सी एग्जाम्पल 1? गिन 1 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो बोलने के लिए 5 एग्जाम्पल है, लेकिन इन 5 एग्जाम्पल के जरिए मैं 5 रूल सेट करूंगा। फिर उसकी समरी तुमको इधर मिलेगी। इधर भी गिन लो, देखो 1 2 3 4 5। तुमको मैंने एंड गोल बता दिया। अपना एंड गोल क्या है? सर कुछ 5 नियम बताएंगे जो हमें याद रखने हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए एग्जाम्पल लेना पड़ता है ना। तो सी, पहला नियम, एग्जाम्पल 1, ये नॉर्मल रूल है, पढ़ो क्या लिखा है। रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 5,000 पर मंथ। सी पहले तो क्वेश्चन में कुछ भी आता ना, पहले ये सोचने का ये टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है। तो बताओ ये टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है? कैसे तो निकालू मैं क्या? एग्जेम्प्ट वाला तो हम लोगों ने रट लिया ना, वो होगा तो देख के ही मालूम पड़ेगा ना। और कुछ इसमें का नहीं दिख रहा तो टैक्सेबल। फिर ज्यादा दिमाग खोड़ी नहीं कर देगा, अपने इसके ऊपर एकदम कॉन्फिडेंट रहो, ये रटा हुआ रहना चाहिए। ये लोग तो दिखते ही पहचान में आ जाएंगे। और रेंट इनकम तो बाय द वे पता किधर था? रामू में आर था। और ये प्लांट एंड मशीनरी मतलब ये 4 दीवार छत है कि अदर एसेट्स है? अदर एसेट मतलब रामू का पहला आर था, तो ये टैक्सेबल है। देखो इधर क्या लिखा, 5,000 पर मंथ लिखा है। तो इसका क्या करूं? इंटू 12 करना पड़ेगा। क्यों 12? आज मैंने तुमको क्या सिखाया था? इधर नहीं देखो, तुम देखना ही पड़ेगा। आज मैंने सिखाया था ना कि हम लोग प्रीवियस ईयर 25 26 की इनकम निकाल रहे। इनकम कैलकुलेशन पूरे साल का होता है, और एक साल में 12 महीना है। तो क्वेश्चन में इन लोग भले देंगे पर मंथ, लेकिन अपने को इंटू 12 करना है। और पता है हम लोग प्रिसाइसली 26 वाला जो 12 महीना है ना, उस 12 महीने की इनकम कंप्यूट कर रहा हूं। और जो भी मैं तुमको रूल्स भी सिखा रहा हूं ना, वो 25 26 में लागू होने वाला रूल है। जैसे कुछ रूल्स है ना पुराने जमाने में नहीं थे, तो वो सब मैं बात भी नहीं करूंगा ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द रूल्स एप्लीकेबल फॉर 25 26 विच इज अ ईयर ऑफ 12 मंथ्स। तो व्हाट टू डू, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 12 करो, कितना आया? 60,000। लेकिन बाद में कुछ खर्चा भी दिया है, तो क्या करना है? बोला था लेस करना है, लेस कर देंगे। प्रेजेंटेशन देखो कैसा होगा। पहले 5,000 इंटू 12 कितना हो गया? 60,000, वो इनर कॉलम में आ गया। फिर खर्चा कितना था? 12,000, उसको लेस करना पड़ेगा। लेस करते टाइम लिखोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। तुमको पता है इधर लोग गड़बड़ क्या करते हैं? इधर ऐसा लिखते हैं लेस एग्जेम्प्ट। पता है इसमें गलत क्या है? बताओ ना क्या गलत है? अगर मैंने ऐसा लिख दिया लेस एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट वर्ड किसको शोभा देता हूं मैं? कोई इनकम है तेरी, उसको गवर्नमेंट ने बोला चल जा माफ किया, मजा कर चल माफ किया। इनकम वर्ड को शोभा देता है एग्जेम्प्ट। जैसे तू कुछ कमा रहा है, उसको बोला चल तेरी इनकम को माफ किया। इनकम जब माफी जाती है उसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट। लेकिन इधर कुछ इनकम माफ हो रहा है कि खर्चा लेस हो रहा है? खर्चा। और जब भी कोई खर्चा लेस होता है ना, तो यू हैव टू से डिडक्शन। नया नया बच्चा जो टैक्स पढ़ाता है ना, उसको स्टार्टिंग में यही पढ़ाना पड़ता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन। दोनों में कॉमन क्या है कि वो लेस हो जाता है, निकल लो चलो निकल लो लेस हो जाओ। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? एग्जाम वर्ड किसके लिए सूट होता है? इनकम जो टैक्स से बच गई। लेकिन खर्चे लेस करते तो क्या बोलोगे? डिडक्शन। तुम लोगों को लग रहा है इतना बोलने की जरूरत क्या? अरे मैंने देखा है, 28 साल से पढ़ा रहा हूं, हर बैच में लफड़ा क्या होता है, इधर लोग माइनस तो मस्त कर देते, लिखते क्या इधर? एग्जाम अंडर सेक्शन 57, मार्क्स कट जाएगा। लिटरली बोल रहा हूं, मार्क्स मिलने ही नहीं वाला है। क्या लिखोगे? डिडक्शन। ओके। और ये अमाउंट अपने को रटना नहीं है, तुम लोग इधर रटने मत जाओ।
ये 12,000 मैंने अपने मन से कुछ भी अमाउंट दिया था, जो दिया लेस कर दो। और सी तुम लोग ये मत सोचो सर ने रेंट के लिए अच्छा रूल बताया। अरे बॉस रेंट तो एग्जाम्पल है, तुम लोग रेंट को लेके मत बैठो ना यार। मैं क्या बोल रहा हूं, रेंट हो कुछ भी हो, अगर कोई इनकम के साथ साथ खर्चा दिया हो तो लेस कर दो। इसको एक जनरल सेंस में याद रखो। ओके, एक पॉइंट हो गया, ये तो बेसिक है, ये तो मैंने कोई नया क्या, वो तो मैंने ये बोलते टाइम बोल ही दिया था ना। और फर्स्ट पॉइंट तो नॉर्मल ही होता है, टेढ़े मेढ़े पॉइंट सेकंड से चालू होंगे। ये ट्राई करो अभी। एग्रीकल्चर इनकम दी है 5 लाख, खर्चा दिया है 1 लाख। खेती करते तो खेती के खर्चे भी होते ना। इनकम 5 लाख की, खेती बाड़ी का खर्चा 1 लाख का। तो पता है जो भोंदू बच्चे होते हैं ना, तुम लोग नहीं, तुम लोग तो होशियार हो, दूसरे लोगों लोग क्या करते, हाँ खर्चा दिया तो लेस कर देंगे। 5 लाख क्या करते, 5 लाख को अंदर लिख दिया, 1 लाख का माइनस कर दिया, 4 लाख का अमाउंट आ गया। फिर लोग बोलते भी सर आपने बोला लेस करने का। अरे मैं बोलता हूँ मेरी सब बात सुनना, मैंने ये बोला लेस करने का, लेकिन ये भी तो बोला था एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। और जो चीज एग्जेम्प्ट है वो एग्जेम्प्ट है, वो तो डैश ही हो जाती है। और जो चीज डैश ही हो गई तो क्या प्लस और क्या माइनस, तेल लेने का खर्चा, इसको क्या बोलना चाहिए, गोस टू बाय ऑयल। तेल लेने गया को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तेल लेने गया बोलते ना अपने हिंदी में, चल तेल लेने आ चल, तो क्या बोलते हैं, गोस टू बाय ऑयल, मतलब इंस्टेड इग्नोर कर दो उसको। तो इसको प्रेजेंट कैसे करोगे बताओ, सीधा डैश कर दो। ये ना बच्चों को लल्लू बनाने का स्ट्रैटेजी है। पेपर सेटर क्या सोचता है कि तू भोंदू होगा, वो सोचेगा खर्चा देख के माइनस कर देगा, लेकिन उनको पता नहीं कि तू स्मार्ट है। तेरी बुद्धि चलती है कि भाई एग्रीकल्चर को मैं तो डैश ही कर दूंगा, तो मैं अमाउंट लिखू ही क्यों, इनकम का भी क्यों लिखूं, एक्सपेंस का भी क्यों लिखूं, डैश। तो देखो इसको प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, डैश। इन शॉर्ट सी, ये जो मैंने तुमको सिखाया ना, सुनना जल्दी, कोई भी इनकम के सामने खर्चा दिया हो लेस करो, लेस करो। ये रूल टैक्सेबल इनकम के लिए होता है। अगर इनकम जड़ से माफ ही है तो डैश कर दो, दिए हुए खर्चे को इग्नोर मार दो। अगेन मैं तुमको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये मत सोच सर ने एग्रीकल्चर का मस्त पॉइंट पढ़ा है। अरे बात एग्रीकल्चर की नहीं है, आज ये एग्रीकल्चर के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ हो सकता है। क्या हो सकता है कि कोई एग्जेम्प्ट इनकम के सामने खर्चा दे दिया लल्लू बनाने को, तो अपने लल्लू बनेंगे नहीं, सीधा डैश करेंगे और खर्चा गोस टू बाय ऑयल, तेल लेने का खर्चा, इग्नोर इट, सीधा डैश। ओके, मेरी तसल्ली के लिए बता दो एक और चीज है, और कोई एग्जेम्प्ट इनकम का एग्जांपल दो ना यार। गोल्ड बॉन्ड, स्पॉस्बा, पीपीएफ, सुकन्या, ये सब एग्जेम्प्ट है ना। अगर साइड में कोई खर्चा वर्चा दे दिया तो हट, भाव मत देना। ओके, तो खर्चों को लेस कब करते, जब इनकम टैक्सेबल हो। क्या बोलते हैं, टैक्सेबल, बोल ऐसे टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट है तो इग्नोर दी खर्चा। 2 पॉइंट हो गए, गिन तीसरा पॉइंट आ रहा है, ये मस्त पॉइंट है देखो। विनिंग्स, लॉटरी लगी थी 1 लाख की, लेकिन लॉटरी की मैंने 5,000 जितनी टिकटें ली थी, जब जाके मेरी 1 लाख की लॉटरी लगी। अरे लॉटरी का भी खर्चा होता है, लॉटरी खरीदना पड़ता है। जैसे हॉर्स रेस पे भी जाते हैं तो घोड़े पे बैठ करते हैं, लेकिन घोड़े पे बैठ करने के लिए पैसा भी लगाना पड़ता है, कुछ खर्चा करते जब जाके जैकपॉट लगता है ना। तो इधर 5,000 का खर्चा था, 1 लाख की लॉटरी लगी है। अब बताओ विनिंग्स एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल, टैक्सेबल। और मैंने तो क्या बोला था, टैक्सेबल इनकम है तो खर्चा लेस करो। तो स्टूडेंट क्या सोचेगा, हाँ ये तो टैक्सेबल है, ये डैश नहीं होगा, इसका तो अमाउंट लिखते हैं, तो अमाउंट लिखूंगा, माइनस भी करूंगा और अमाउंट ऐसे दिखाऊंगा। नहीं कर सकते ऐसा। खास करके विनिंग्स के लिए एक रूल है, इग्नोर दी खर्चा। ये विनिंग्स के लिए खास पॉइंट है, ये पॉइंट ही खास विनिंग्स को डेडिकेट हुआ है कि विनिंग का कोई भी खर्चा हुआ ना, भाड़ में गया। जितना भी तू विन किया पूरे को ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स भरना है, खर्चा काटने नहीं मिलेगा। क्यों, मैंने तुमको बोला हर चीज का क्यों समझो,
क्योंकि तुम लोग हर चीज का क्यों समझोगे ना तो ही सब्जेक्ट अच्छा लगेगा। बताओ क्यों? ये देखो मैंने प्रेजेंट कैसे किया है, खर्चे की इज्जत ही नहीं की, कुछ नहीं किया। कितना विन किया था? 1 लाख, सीधा डाल दिया आउटर कॉलम में। मतलब खर्चे को इग्नोर कर दे, क्यों? कि विनिंग्स खर्चे से आता है कि किस्मत से? किस्मत से। तो विनिंग्स का किस्मत कनेक्शन है। खर्चा किया इसलिए तू विन नहीं किया। खर्चा करने वाले बहुत है, नसीब खराब है, कभी विन होता ही नहीं है वो। अरे सी, गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर खर्चा करके तू मर मर के कमाया है तो खर्चे की इज्जत भी है। जैसे मैं बच्चों से फीस कमा रहा हूं, कैसे कमा रहा हूं? खर्च कर करके, जगह लिए, भाड़ा भर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, खर्च करके मेरी इनकम आ रही है। लेकिन लॉटरी खर्चने से आता है कि नसीब से आता है? नसीब से। वो बोले नहीं मेरा खर्च, अरे खर्चा तो तू कर, तेरा नसीब खराब होता तो तेरे को लॉटरी कभी लगती नहीं। तो लॉटरी का कनेक्शन किस्मत के साथ है, खर्चे के साथ नहीं है। तो ऐसा बोलना चाहिए, किस्मत कनेक्शन एंड नो खर्चा कनेक्शन। तो ये खर्चे का तेरे लॉटरी लगने से कोई ताल्लुक नहीं है। अब माना कि बोलने वाला बोल, नहीं बट लॉटरी ली तभी लगी ना। अरे लॉटरी लेने वाले तो बहुत लोग हैं, कितने लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए लॉटरियां खरीदते रहते हैं। लेकिन बैड लक वाले लोग होते हैं, कभी लॉटरी जिंदगी में लगती नहीं है। तो गवर्नमेंट अपने को क्या एहसास दिला रही है, तूने खर्चा किया इसलिए लॉटरी नहीं लगी थी, नसीब था। तो जो चीज नसीब से आई है उसमें खर्चे का क्या ही रोल है, भाड़ में गया खर्चा। और दूसरा, गवर्नमेंट लालची भी हो रही है ना, बैठे बैठे लॉटरी लग गई यार, भर पूरे का टैक्स। इसमें तू बोलेगा नहीं थोड़ा खर्चा कट करने तो कोई जरूरत नहीं है। कंक्लूजन क्या है बताओ? कभी भी विनिंग्स के सामने, सी ये पॉइंट विनिंग्स का ही है, विनिंग्स के सामने कोई खर्चा दिया तो इग्नोर कर देना। अपने आप को कैसे बताओगे हम विन कैसे करते? नसीब से। उसका खर्चे से ताल्लुक नहीं है, इग्नोर दी खर्चा। 3 पॉइंट हो गए, टोटल कितने आने वाले हैं? 5 पॉइंट। चौथा देखना, चौथा पॉइंट डिविडेंड इन, ये पॉइंट भी खास डिविडेंड इनकम के लिए। सी मैंने जो पहला एग्जाम्पल लिया था ना, मैंने क्या बोला, बच्चों ये तो रेंट एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, बच्चों को पढ़ाने का एग्जाम्पल है, ऐसे करके बोला था। फिर इधर भी क्या बोला, ये एग्जाम्पल है, बात एग्रीकल्चर की नहीं, एग्जेम्प्ट इनकम है तो डैश मार दो बस, है ना। तीसरा पॉइंट तो खास विनिंग के लिए था, अगला पॉइंट है ना खास डिविडेंड इनकम के लिए। सी पहले तुम लोग नेचुरली ट्राई करो, तुम्हारा नेचुरल ट्राई करने में आंसर क्या निकल रहा है, ट्राई करो, क्या करोगे? मीन्स अगर तुमको कुछ नॉलेज नहीं है तो जितना तुमको ज्ञान दिया है उसके बेसिस पे क्या करोगे? डिविडेंड की इनकम दी है, कुछ बैंक चार्जेस दिए। बैंक चार्जेस क्या होता है में, अपना डिविडेंड का चेक है ना बैंक में डिपॉजिट होता है, और बैंक वाले अपने खाते में जमा करवाने का चार्जेस मारते हैं, वो बैंक वालों के चार्जेस होते हैं। एक्चुअली डिविडेंड आता कहाँ से है? जैसे मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ तो रिलायंस से डिविडेंड आएगा ना, और वो डिविडेंड का चेक बैंक में जाता है, और बैंक वाले डिविडेंड वाला पैसा मेरा खाते में डालने के लिए चार्जेस लेते हैं। ऐसा होता है रियल लाइफ में। तो मान लो मेरे को डिविडेंड कितना मिला है, 1 लाख, बैंक चार्जेस 1,000 थे, और ये 26 शेयर क्या है? खर्चा है वो तो दिख रहा है, लेकिन क्या है, ये शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए मैंने लोन लिया था। सी शेयर में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड आया, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए उधार लिया, उधार लिया तो ब्याज भरा। तो एक तरफ डिविडेंड आ रहा है, एक तरफ ब्याज जा रहा है। डिविडेंड आ क्यों रहा है? क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया, इससे डिविडेंड आ रहा है। लेकिन सामने ब्याज क्यों भरना पड़ रहा है? क्योंकि साडा खुद का पैसा नहीं लगाया ना, उधार का पैसा लगाया, और उधारी के पैसे का ब्याज भरना पड़ता है। तो सी ये इंटरेस्ट मेरा पे किया है, खर्चा है, खर्चा। क्यों पे किया? क्योंकि मैंने लोन लेके इन्वेस्ट किया था, एंड फिर मैंने डिविडेंड कमाया। लेकिन सी अपना ब्याज तो खाली 26 शेयर के गया है, डिविडेंड की कमाई कितनी हुई? 1 लाख की। अरे ये तो मैं खाली समझा रहा हूं, अब इसका प्रेजेंटेशन बताओ कैसे आएगा। तुम लोग ऐसे ही सोचोगे ना, ये देखो बराबर ना। नॉर्मल स्टूडेंट क्या सोचेगा, इनकम को पहले अंदर लिख दो, फिर तुम लोग देखा कि लैंग्वेज क्या लिखा था, गलती से एग्जाम मत लिखना, क्या लिखोगे? डिडक्शन, क्योंकि
कमाई माफ हो रही कि खर्चा लेस हो रहा है? खर्चा लेस हो रहा है, तो डिडक्शन लिखोगे। ओके, फिर देखो मैंने ये माइनस किया तो ठीक ही लग रहा है ना, इसमें रॉन्ग जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन रॉन्ग मिलेगा। क्यों मालूम? क्योंकि सुनो, खास डिविडेंड के लिए एक रूल है, कुछ भी माइनस करने नहीं मिलेगा। सिर्फ एक चीज माइनस करने मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, और कुछ लेस करने नहीं मिलेगा। क्यों बताऊंगा। एक चीज कौन सी लेस करने मिलेगी? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब लोन। तो पता है इधर लॉ क्या बोलता है, ये देख, इसको तो भूल ही जा, कुछ भी माइनस नहीं करने मिलेगा, सिर्फ एक चीज। कौन सी चीज? तो देखो, ये चीज को गवर्नमेंट रिस्पेक्ट करती है, ये माइनस करने मिले, इससे देखो डब्बे में डाला है। और एक सेकंड, तो इसको भी काट देता हूं। ठीक, क्यों नहीं मिलेगा मैं जस्टिफिकेशन 2 मिनट के बाद देता हूं ना, एक बार पहले खत्म करने दो। तो बैंक चार्जेस हो के कुछ भी हो, कुछ लेस करने नहीं मिलेगा, साफ मना है। अगर कुछ माइनस होगा तो एक ही चीज, कौन? इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो भी अनाप शनाप कुछ भी नहीं। मैं कितना ब्याज भर रहा हूं इधर, अमाउंट 26 शेयर ना, इधर भी एक लिमिट है। डिविडेंड की कमाई का मैक्सिमम 20%, इससे ज्यादा कटौती नहीं मिलेगी। कटौती समझता है? डिडक्शन, कट कट उधर, कट कटौती कट। तो पहले तो क्या है, इसी लॉजिक में तुम बताऊंगा ना यार, पहले तो गवर्नमेंट का नाटक क्या है, आलतू फालतू खर्चा तो लाने का ही नहीं। एक चीज को सलाम है, किसको? इंटरेस्ट ऑन लोन या बोरोइंग्स, जो बोलना है बोलो, लेकिन वो भी कुछ भी अनाप शनाप अमाउंट नहीं, एक लिमिट तक ही है। और वो लिमिट क्या है? डिविडेंड की कमाई का 20%। 20% फिक्स्ड है हाँ? और 20% किसका? डिविडेंड की कमाई का। तो मेरे एग्जाम्पल में डिविडेंड कितना कमाया? 1 लाख, 20% कितना हुआ? 20,000। तो ये देखो 20,000 मैंने 20% करके निकाला, उससे ज्यादा लेस नहीं करने मिलेगा। तो ये जो अपने क्वेश्चन में तो अमाउंट कितना था? 26,000। ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा नहीं चल बे, कितना होना चाहिए? 20। सी 20,000 की लिमिट है। लिमिट का मतलब क्या है? उससे ज्यादा नहीं चलेगा। कोई बोलेगा नहीं हमने तो 26,000 का खर्चा किया है, तो कर ना, 26 कर, 30 कर, 40 कर, हम लोग क्या करें? हमारी लिमिट है। लिमिट मतलब लिमिट, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और लिमिट क्या है बोल? डिविडेंड का 20%, जो कि मेरे एग्जाम्पल में 20,000 आ रहा है। बाकी 20 से रट मत लो, रटना क्या है? 20%। तो टेल मी, फिर तो अपना 26,000 तो कट हो गया, तो लेस कितना करने मिलेगा? सिर्फ 20,000। एक से ना, सिर्फ 20,000। टेल मी, अगर मैं इतना ही लेस कर पाऊंगा तो फिर आउटर कॉलम में क्या आएगा? देखो कहानी बदल गई पूरी। आउटर कॉलम में एक से 80,000 आ गई। सी अभी भी मैंने रीजन नहीं बताया, बताऊंगा एक बार क्या सॉल्व हो जाए फिर रीजन बता पाऊंगा ना। तो फाइनली आंसर क्या है? डिविडेंड 1 लाख था, आलतू फालतू खर्चों को तो भाव भी मत देना, इंटरेस्ट ऑन लोन को भाव देना, वो भी कुछ भी बड़ी चढ़ी अमाउंट नहीं, एक लिमिट तक। कितना? 20% ऑफ योर डिविडेंड इनकम, उतना लेस कर दो। तो 1 लाख में से 20,000 गया तो बचा कितना? 80,000। तो 80,000 बिकम्स टैक्सेबल। अब 2 मिनट है ना, शांति से खुद सोचो ऐसा क्यों? तो ये ऐसा रूल बनाने वाले गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट भी कोई इंसान ही है ना, कोई निर्मला सीतारमन, वो लोग जो लोग हैं, वो लोग कुछ सोचते तो कुछ सोचे होंगे ना, वो सोच तुमको बताऊंगा। कि अभी मैं जो तुमको लॉजिक बताऊंगा ना, किताबों में कहीं लिखा हुआ नहीं है। मैं क्यों बता पाऊंगा? क्योंकि मैं टैक्स को खा चुका हूं अंदर तक, 28 साल से ज्यादा एक ही चीज पढ़ा रहा हूं। तो ये सब जो रीजन बताओ ना, कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट आई विल बी एबल टू कन्विंस यू विद द रीजन। बट पहले तुम लोग ट्राई करो ना। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग तुम लोग का राइट आंसर आना चाहिए। सी मैं तो क्यों बता पा रहा हूं, इतने सालों से मैं ये सब्जेक्ट में घुस गया हूं ना, तो एक्सपर्टीज आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं है।
एक बार तुम लोग ट्राई करो ना, मतलब क्या सोचने को बोला है मैंने, ऐसा क्यों कुछ भी खर्चा माइनस नहीं करने मिल रहा है, सिर्फ एक चीज माइनस करने मिलेगी, वो भी इंटरेस्ट और लोन, और उसमें भी पाबंदी डाल दी है। क्या पाबंदी मतलब लिमिट, लिमिट क्या रखी है, डिविडेंड का 20, उससे ज्यादा नहीं। नहीं, आज ये डिविडेंड की जगह और कोई इनकम होता तो बैंक चार्जेस वगैरह लेस करने मिलता है। वही तो पूछना है ना मेरे को, डिविडेंड में ऐसा क्या है। सी आज ये डिविडेंड की जगह कोई दूसरी इनकम होती, अब तो जो खर्चा दिया है बेझिझक माइनस करो, सब माइनस कर दो। लेकिन डिविडेंड के लिए ऐसा क्यों ट्रीटमेंट, तो सुनो, डिविडेंड इनकम है ना, अमीरों की इनकम है, पहले ये मान, फिर आगे बात बढ़ेगी। डिविडेंड गरीब लोग कमाते, मिडिल क्लास लोग कमाते, कि अमीर लोग, अमीर। डिविडेंड कैसा था, शेयर मार्केट में पैसा डालने, और शेयर मार्केट में पैसा डालने का डेयरिंग एक गरीब आदमी में नहीं। गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा बताओ, थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो बैंक में एफडी कर लेगा। थोड़ा मिडिल क्लास भी होगा ना, तो शेयर मार्केट में पैसा डालने को डरता है, ज्यादा पैसा आता है ना, निकल रहा पैसा बाहर, बहुत ज्यादा पैसा आता तो हम लोग क्या करते हैं, चल ना शेयर मार्केट में डालते हैं। और ऐसे ज्यादा पैसा वाले कमाने वाले क्यों सोचते, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्की है ना, पैसा डूब गया तो। लेकिन वो रिस्क लेने की ताकत किस में होती है, अमीरों में, क्योंकि उनका पैसा डूब भी गया तो उनको अफसोस नहीं होता है। इन शॉर्ट आई एम कन्विंसिंग, डू यू एग्री, डिविडेंड अमीरों की इनकम है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला, अमीरों तुम लोग डिविडेंड कमाते हो, और अमीरों से तो हमको पूरा टैक्स चाहिए, तुम लोग क्या चिंदीगिरी कर रहे हो, हमने डिविडेंड कमाया, सामने ये खर्चा ये खर्चा, ये सब खर्चा काटने की क्या इच्छा रख रहे हो, थोड़ा बड़ा दिल रख, तू अमीर है। बेसिकली गवर्नमेंट क्या सोचती है, ये अमीरों की इनकम है, और अमीरों के लिए इनकम कमाना एक इजी चीज है, तो उसके लिए टैक्स भरना कोई बड़ा बोझा नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलती है यार, अमीर लोग अगर भारत सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम क्या गरीबों से एक्सपेक्ट करेंगे। तो बिकॉज ये अमीरों की इनकम है ना, तो गवर्नमेंट थोड़ी लालची होगी, और लालची तो दिख रहा है। एक तरह से गवर्नमेंट क्या बोलना चाह रही है, पूरे पे भर देना यार, पूरे पे भर देना यार, खर्चा क्या माइनस करना है। फिर भी गवर्नमेंट ने पता है इंटरेस्ट को इज्जत क्यों दी, क्योंकि आज जब हम ये बोलते हैं ना, अमीर लोग डिविडेंड कमाते, अमीर लोग, लेकिन अमीर लोग रिस्क भी तो उठाते, ब्याज पे पैसा उठा लेते, डाल देते मार्केट में, तो वो रिस्क की इज्जत कर। अमीरों की अमीरी दिखी आपको, अमीरों की अमीरी दिखी, लेकिन वो लोग इतना बड़ा डेयरिंग करते हैं, उसको रिवॉर्ड भी दो। क्या डेयरिंग लेते हैं, ब्याज पे पैसा उठा ले, तो उधार पे ले लो, 5-10 करोड़ उधार उठा लो मार्केट से, उधार ले लेते, फिर डालो शेयर मार्केट में। तो उन लोग जो लोन लेते उसकी कदर करनी चाहिए। इसलिए देखो, लोन जो लिया ना, उसमें जो उन अमीरों को ब्याज भरना पड़ा, उसको गवर्नमेंट ने रिस्पेक्ट किया है। उधर भी गवर्नमेंट ने कंजूसी दिखा दी। क्या कंजूसी, यार तूने तो जो लोन उठाया उस पे 26 हजार भर रहा है यार, ये ज्यादा हो जाएगा, तू ज्यादा काटेगा तो तेरा इनकम छोटा हो जाएगा, और इनकम छोटा हो जाएगा तो टैक्स भी छोटा हो जाएगा, और छोटा मत दे, तू पैसे वाला है यार, कुछ तो सोच। ये सोच के गवर्नमेंट ने एक लिमिट डाल दी। लिमिट क्या थी, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। तो सी पहले तो गवर्नमेंट का एक्चुअल मूड तो क्या था मालूम है, चलना जो डिविडेंड मिला है पूरे पे भरना, तू क्या माइनस करने की इच्छा रखता, अमीर आदमी है ना। सी अमीर अमीर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सी डिविडेंड कमाने वाला है ना, कोई बेसिक सादा आदमी नहीं होता है, जिसका एक्स्ट्रा पैसा है ना, वो शेयर मार्केट में डालने की डेयरिंग भी करता है। तो बिकॉज ये डिविडेंड अमीरों की इनकम है, तो गवर्नमेंट थोड़ा लालची हो गई, और लालच में एक बार तो यही निकला था मुंह से, क्या, पूरे पे भर देना टैक्स, पूरा मतलब 1 लाख। फिर बाद में अमीर लोग क्या बोलेंगे, हम अमीरों की अमीरी देखी, लेकिन आपने ये नहीं देखा हम लोग कितना बड़ा रिस्क उठाते, मार्केट से पैसा उधार पे उठाते, तो उसका कुछ करो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है, तूने अगर उधार पे पैसा लेके इन्वेस्ट किया होगा ना, तो उसका जो भी ब्याज भर रहा है वो एक लिमिट तक लेस करने मिलेगा। और लिमिट क्या है, 20% ऑफ योर डिविडेंड इनकम। और तुमको पता लिमिट का मतलब क्या है, उससे जास्ती नहीं होना चाहिए। कम है तो कम ही चलेगा, तो कम लेने का क्या समझा, इसका मतलब कम है तो। प्लीज 2 मिनट देखो ना, ये 26 शेयर को मैं चेंज कर रहा हूं,
अगर ये 26,000 के बदले क्वेश्चन में 6,000 ही होता तो मन ही मन सोचो, ये 6,000 अपनी लिमिट क्या आई थी 20, तो 20 से कम है ना, हाँ तो चलेगा, इतने 6,000 है ना, ले ले। 26,000 में गवर्नमेंट ऐसा क्यों, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब तेरा डिविडेंड क्या है, कट कट के 20% कटे, तेरा डिविडेंड मैक्सिमम 20% से ज्यादा नहीं कटना चाहिए, और 20% क्या होता है 20,000। तो अगर क्वेश्चन में ये जो अमाउंट है ना, तो 2-5 हजार ही दिया है ना, तो उतना ही लो। सी कभी भी लिमिट होती है, उसका मतलब क्या लू मैं, लिमिट से ज्यादा मत लो, कम हो तो कम लो, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो। ये मैं डायलॉग हमेशा बोलता हूं। क्या बोला बताओ, आज तो पहली बार मिले हो ना, इससे नया लग रहा है, लेकिन मेरा कॉमन डायलॉग है क्या, कम हो तो कम ही लो, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो। अपने सब में क्या था, कम हो के ज्यादा हो, ज्यादा हो 26,000 ज्यादा हो गया, ज्यादा क्यों लगा किसके मुकाबले, 20,000 है, तो ज्यादा हो तो लिमिट में रहो, तो उसको औकात में लाना पड़ा, चल 20,000 ले। लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट ही 1,000-2,000 होता तो 1,000-2,000 ही लेस करो। इसका है ना, कितने लोग फॉर्मूला बना देते, इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में लोग फॉर्मूला की तरह दिखाते, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं, डिविडेंड का 20% ले लो, और इंटरेस्ट जो है उसका एक्चुअल अमाउंट देख लो, विच एवर इज लोअर। फॉर्मूला बैठेगा, क्या था फॉर्मूला बताओ, 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम एंड द एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, विच एवर इज लेस। ये फॉर्मूला देखो वर्क कर रहा है कि नहीं, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम क्या था 20,000, तो एक 20,000 आ गया, और एक्चुअल इंटरेस्ट चार्जेस क्या था 26,000, दोनों में से छोटा कौन है 20, तो 20 माइनस करो। अब एग्जाम्पल चेंज करो, ये 26,000 के बदले खाली 3,000 ही होता तो, नहीं फॉर्मूला से बताओ ना, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम तो 20,000 ही आ रहा है, और एक्चुअल कितना है 3,000, तो विचर इज लेस 3,000। मतलब तुमको चाहिए तो फॉर्मूला के फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ ना। लिमिट मतलब क्या, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ अमाउंट कम हो तो कम ही लो, वो ही लेके डाल दो आंसर में, फिर लिमिट मन में रखो, कम हो तो कम ही लो, लेकिन ज्यादा हो तो लिमिट में रहो। इसी को इंग्लिश से बोलते हैं विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। बट पता है ये नाटक डिविडेंड इनकम में है और म्यूचुअल फंड इनकम में है। म्यूचुअल फंड भी अमीरों का शौक है, ज्यादा पैसा आता है ना, उकलते हैं ना पैसे, तो म्यूचुअल फंड वो सब खुजली आती है। बेचारा सादा आदमी होता है तो क्या करता है, बैंक में रख दे, एफडी कर ले बस। ज्यादा पैसा उकलने लगता है तो क्या होता है, डिविडेंड कमाने के शौक चढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड इनकम में भी ये रूल है। अरे मैंने पढ़ाते टाइम डिविडेंड का नाम लिया है, म्यूचुअल फंड इनकम भी तो था, किधर था, रामू का यू था ना, यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड, उधर भी ये सेम टू सेम रूल है, सेम टू सेम। चौथा पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट। टोटल 5 चीज पढ़ाने की बात हुई थी ना, रिवाइंड करके देख। पहला पॉइंट क्या था, कोई भी इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे रेंट हो कि कुछ भी है, अगर टैक्सेबल इनकम है तो दिए हुए खर्चे को लेस कर दो, एक जनरल रूल था। फिर अगर कोई इनकम जड़ से ही माफ है, डैश वाली आइटम है तो डैश मारो ना, फिर खर्चे को भाव मत दो। तीसरा पॉइंट, विनिंग्स के सामने खर्चा है तो भाड़ में गया, क्योंकि अपने वो लॉटरी खर्चे से नहीं नसीब से लगी है, तो उसमें खर्चे का कोई संबंध नहीं है। फिर डिविडेंड इनकम एज वेल एज म्यूचुअल फंड इनकम, इसमें अगर 4-5 खर्चे दे दिए तो सब गया भाड़ में। एक कोई भाव देना, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी कितना 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम और द एक्चुअल इंटरेस्ट चार्जेस विच एवर इज लेस। फॉर्मूला ही बना दो ना मन में, इसका 20% और अगर एक्चुअल वाला कम हुआ तो कम, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लोअर। हो गया। लास्ट पॉइंट, फैमिली पेंशन। तुमको पता है फैमिली पेंशन का जब मैंने तुमको बोला था टैक्सेबल, तुमको थोड़ा हर्ट हुआ होगा। स्टार्टिंग में देखो
सी आर्मी वालों का बोला तो तुमको कन्विंस हो, हाँ यार आर्मी वाले की डेथ हुई है तो बीवी को मिला तो वो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1019, लेकिन वो आर्मी वालों के लिए रखा है ना। आज मुझे बताओ कोई नॉर्मल आदमी मरता, आर्मी वाला नहीं, उसकी भी मौत एक दर्दनाक चीज है ना यार। उसकी मौत के बाद घर में बीवी बच्चे अकेले रह गए, इमोशनल सीन है कि नहीं? तो उस इमोशन के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ रखा है। पता क्या रखा है? घर बैठी बीवियों, आपका पति चल बसा है, उसके बाद अगर आपको फैमिली पेंशन मिलता है तो उसमें 1/3 माफ या 15,000, विच एवर इज लेस, थोड़ी इसमें छूट दी है। ये साधारण एम्प्लॉय का बता रहा हूं। आर्मी वाले की मौत हुई ना तो पूरा एग्जाम्प्ट है, डैश ही मार देंगे, डैश। मेरा एग्जाम्पल आर्मी वाले की मौत का नहीं है, नॉर्मल एम्प्लॉय मर गया है, ये कोई रिलायंस विलायंस में जॉब कर रहा था मर गया, उसकी बीवी को 60,000 मिल रहा है। ये भी तो इमोशनल दर्दनाक चीज है यार। तो इधर गवर्नमेंट ने अपना इमोशन कैसे दिखाया है, चल बीवी तुझे 60,000 मिला है ना, इसका 1/3 माफ कर देंगे, लेकिन ख्याल रखियो 15,000 से ज्यादा ना हो। ऐसे तो हम 1/3 माफ करने की नियत रखते हैं, लेकिन 15,000 से ज्यादा ना हो। इसका 1/3 क्या आता है? 20,000, ज्यादा हो गया तो 15,000 है। अरे मतलब गवर्नमेंट के माइंड में डबल चल रहा है, 1/3 भी, लेकिन 1/3 ऐसा जोश जोश में 1/3 माफ करके बड़ा हो गया तो नहीं होगा ना, तो 15,000, दोनों में से विचेरिस ले लो। बेसिकली गवर्नमेंट डबल माइंड है। पहला मन क्या है, 1/3 माफ कर दो, फिर गवर्नमेंट क्या सोची होगी मैं 3-3 लाख मिला होगा तो किसी को, तो 3 लाख का 1/3 तो 1 लाख ज्यादा हो जाएगा। तब गवर्नमेंट ने बोले नहीं 15,000 से ज्यादा परवड़ेगा नहीं। अब इसमें कोई बच्चा बोले सर क्यों, इसमें क्यों नहीं पूछना होता है, गवर्नमेंट का खुद का बजट है। आज अगर मेरे को बताओ कोई गरीब बच्चे पे दया आ रही है तो उसको मैं 1 रुपया दूं, 100 रुपया दूं, वो मेरी खुद की कैपेसिटी है ना। अगर मैं अंबानी हूं तो गरीब को देके शायद मैं 1 लाख का चेक भी दे दूंगा, मतलब रोड पे कोई भीख मांग रहा है तो मुझे दया आ रही है। अब दया आने वाले का खुद का भी तो बजट होता है ना यार। अगर मैं खुद सादा आदमी हूं तो उसको 10 रुपया दे के बोलूंगा चलो ध्यान दो, 10 रुपया दिया। अंबानी तो 1 लाख दूंगा। तो वैसे गवर्नमेंट को दया आई है किस पे, उस बीवी पे, लेकिन दया के बाद गवर्नमेंट का भी बजट है कि भाई हम 15 से ज्यादा छूट नहीं देंगे, क्योंकि यार हमने इतना भी इमोशन दिखाया, उसकी कदर करो यार। ये तो हम तो रूथलेसली बोल सकते थे भर टैक्स, घर बैठी बीवी टैक्स भर, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी तो दया दिखाई ना। तो अभी उंगली दी तो हाथ मत पकड़ो। मतलब इन शॉर्ट इधर क्या हुआ देखो, 2 चीज याद रखनी, 1/3 और 15,000, विच एवर इज लेस। एक्चुअली पता टेक्निकली इसको क्या बोलना चाहिए, ये एग्जेम्पशन है। सी इनकम देख के गवर्नमेंट माफ करती है ना, चलिए इनकम माफ किया तो एग्जेम बोलना चाहिए, लेकिन लॉ ने ना ये वाली चीज भी डिडक्शन में डाल के दी है। दिस इज अ फ्लॉ इन द लॉ। फ्लॉ समझता, फ्लॉ, फ्लॉ मतलब मिस्टेक है, गड़बड़ है, थोड़ी गड़बड़। एक तरफ तो उन लोग क्या गाना गाते हैं, डिडक्शन वर्ड का इस्तेमाल तब करो जब खर्चे लेसो, तो खर्चे लेसो। इधर कुछ खर्चा वर्चा लेस नहीं कर रहे, बीवी पे दया आ गई, ओह चल तेरे को 1/3 माफ किया, तो किसी की इनकम को माफा जा रहा है, किसी की इनकम को अगर माफा जा रहा है तो एग्जेम्प्ट शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए ना। बट इधर गवर्नमेंट ने डिडक्शन ही बोला है। ठीक है, ज्यादा दिल पे मत लो, अपने कानून को बदल नहीं सकते, जैसा है उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इधर मेरे नजरिए में या कोई भी लेमैन को पूछो ना, वो बोले एग्जेम्प्ट वर्ड बोलना चाहिए था, लेकिन इसको क्या बोला है, डिडक्शन। तो देखो इसको कैसे पेश किया, देखो डिडक्शन ही लिखा है मैंने, जबकि इधर कुछ मैं खर्चा वर्चा लेस नहीं कर रहा हूं, फिर भी ठीक है ना, डिडक्शन बोल देंगे, इसको सीरियसली मत लो इतना। तो इसका 1/3 क्या है, अरे 1/3 निकालना कितना होगा, 20,000। 15,000 से कंपेयर करो, छोटा कौन है बताओ, तो वो ही लेस होगा। तुमको पता ये एरो दिख रहा है, मैं कभी भी एरो नीचे जाता हुआ बनाऊंगा ना, मतलब छोटा वाला अमाउंट ले, छोटा वाला अमाउंट ले। मेरा एरो ऊपर जा रहा है मतलब बड़ा वाला अमाउंट ले, विच एवर इज हायर। इधर एरो नीचे जा रहा है मतलब विच एवर इज लोअर। ये
इसको पता है लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड मतलब फिक्स्ड, फिक्स्ड ही हो गया ना। जिन जिन बीवियों का पति चल बसा उनको 1/3 माफ, फिक्स्ड है। सरेआम पूरे भारत में रूल बना दिया है, स्टैंडर्डाइज कर दिया है, इसलिए इसको क्या बोलना चाहिए? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, इधर लिखो भले डिडक्शन, लेकिन कल को ऐसा सुनने में है ना, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन, मतलब समझो यही बात हो रही है। तो स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसी हर बीवियों के लिए रूल स्टैंडर्डाइज कर दिया है, 1/3 या 15,000, विच एवर इज लोअर। ये पांचवी चीज थी। याद है मैंने तुमको ये जब चालू किया क्या बोला था? कि बच्चों को मैं 5 चीज पढ़ाऊंगा। अब इसके अलावा और कुछ नया नहीं है। तो बताओ इसको कंक्लूजन कैसे करो? कंक्लूड, समरी। कोई भी इनकम टैक्सेबल होती है, खर्चा कट कर दो। ये देखो, डिडक्ट ऑल एक्सपेंस, सब। एग्जेम्प्ट इनकम है, इग्नोर ऑल एक्सपेंस, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम को तो डैश मार देते। विनिंग्स है, इग्नोर ऑल एक्सपेंस। वाई? क्योंकि विनिंग्स नसीब से है, खर्चा किया इसलिए नहीं है, उसका खर्चे से संबंध नहीं है, नसीब से कनेक्शन है। डिविडेंड और यूनिट्स में क्या है? डिडक्ट ऑल एक्सपेंस, इग्नोर ऑल एक्सपेंस, कि डिडक्ट ओनली वन एक्सपेंस? डिडक्ट ओनली वन एक्सपेंस, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। वो भी एक लिमिट है, 20% ऑफ डिविडेंड वाली कमाई, या फिर एक्चुअल जो इंटरेस्ट के चार्जेस है तुम्हारे, विच एवर इज लेस। ये देखो, डिडक्ट ओनली वन एक्सपेंस। इधर क्या है? डिडक्ट ऑल, बट ये साधारण इनकमों के लिए। डिविडेंड साधारण है कि स्पेशल? स्पेशल, अमीरों की शान है ना ये। तो इधर डिडक्ट ओनली वन एक्सपेंस। फैमिली पेंशन में क्या होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या लिखा है? स्टैंडर्ड, 1/3 या 15,000, विच एवर इज लोअर। तो ये 5 चीज पता हुई ना, अपने के सम स्मूथली जाएगा। आज मैंने बहुत कुछ बोला, लेकिन अल्टीमेटली स्टूडेंट को पता है एक ये पेज रट्टा होना चाहिए। और बताओ कौन सा? ये रटने वाली चीज जो बोलते हैं ना, वो ये दो है। एक तो ये लिस्ट रट लो पूरी, और ये वाला जो रूल बना था अपना ये। फिर इस चैप्टर में बचा ही क्या? अभी गिफ्ट की थियरी बची है और सम्स बचे, विच विल बी डन लेटर। अब सुनो, मैं जा रहा हूं, जाते जाते मेरी बात सुनो। मेरा क्या है, हर लेक्चर, आज फर्स्ट लेक्चर तो बताना पड़ता है मैं कौन हूं, कैसा हूं। हर लेक्चर आके मैं टेकअप लेता हूं। वीडियो लेक्चर वाले तो मेरा डायरेक्ट वीडियो देखेंगे, लेकिन जो फेस टू फेस बच्चे इधर होते हैं ना, उनका मैं हर लेक्चर टेकअप लेता हूं। अचानक से किसी को पूछूंगा, चलो अंकित डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 की थियरी बताओ, उसको आंसर देना पड़े। नहीं देगा तो उसको कभी डांटूंगा नहीं, मेरे को डांटना ही नहीं आता। मैं उसको लो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, तू बोल, तेरे को भी नहीं आता तू बोल, पूछते ही रहूंगा। तुम लोग को आंसर नहीं देना है, मत दो, भाड़ में जाओ, मैं पूछना नहीं बंद करूंगा। एक दिन शर्म के मारे तुम लोग झक मार के पढ़ के आओगे। गांधीगिरी बोलते इसको। ओके, मतलब किसी को पनिश नहीं करना है। नहीं पढ़ा है मत पढ़, तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो मैं इतना ही बोला, ठीक है मत पढ़, भगवान देख रहा है सब, भगवान देख रहा है। ओके, बट अगर पढ़ोगे तो आंसर दे देना। इन शॉर्ट मतलब ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम लोग को ऐसा सर पूछेंगे नहीं यार तो डांटेंगे मारेंगे ये करेंगे, वो सब थोड़ी कर। तुम लोग इतने बड़े मैच्योर बच्चे हो। आई विल आस्क यू एवरी लेक्चर, एक दिन नहीं जाएगा, और हर लेक्चर तुमको पढ़ के आना पड़ेगा। आंसर देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो, लेकिन मैं ये रिचुअल फॉलो करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है एक दिन शर्म के मारे सब झक मार के पढ़ के आएंगे। और क्या है, ये अगर मैं पीछे लगा हुआ रहूंगा ना, अपने आप पढ़ाई हो जाती है। पता है, पढ़ाई और एक्सरसाइज दोनों की प्रॉब्लम क्या है? दोनों मस्त चीज है, होती नहीं है, पीछे लगने वाला चाहिए। आज जिम में भी कोई जाता है ना, एक दिन जाके छोड़ देता है, लेकिन ट्रेनर उसको करवाता है तो मस्त एक्सरसाइज होती है। पढ़ाई भी ऐसा है, इससे पीछे लगने वाला चाहिए, तो मैं वो रोल प्ले कर रहा हूँ। इसलिए मुझको कभी नेगेटिवली मत लेना। आई एम योर वेल विशर। हर लेक्चर में पूछूंगा रिवाइज करके आना, रिवाइज एंड कम, रिवाइज एंड कम, प्लीज रिवाइज एंड कम, अंडरलाइन प्लीज, प्लीज डोंट इग्नोर मी। सी, ये जो भी नोट्स मैंने तुम लोग को इधर दिखाई ना, ये सब नोट्स तुम लोग को लिखनी पड़ेगी। ट्रस्ट में, अभी तुम लोग को आलस आएगा,
लेकिन एग्जाम के पहले जो 1.5 दिन का टाइम मिलता है ना, उस वक्त तुम्हारे लिए भगवान होगा, क्योंकि एग्जाम के 1-1.5 दिन पहले जो टाइम होता है ना, सब्जेक्ट खत्म ही नहीं होता, इतना ज्यादा सिलेबस से हम लोग घूम जाते हैं। और ये नोट्स से तुम लोग पढ़ोगे ना, एग्जाम के 1 दिन पहले फटफट सब खत्म हो जाएगा। इन शॉर्ट, ये पूरी नोट्स जो है ना, पूरी तुम लोग को लिखनी पड़ेगी। ये नोट्स तुमको एक्सेस कैसे मिलेगा? मोबाइल ऐप के थ्रू। अपना जो मोबाइल ऐप है उसमें नोट्स अब भी अपलोड हो जाएगी। तुम लोग को अच्छी तरह से नोटबुक में सेम कलर कॉम्बिनेशन से लिखना है, जिधर रेड है रेड, उधर ब्लू है ब्लू। प्लीज ये लिख के आना, क्योंकि कल आके सबसे पहले मैं चेक करूंगा ये लिखा है कि नहीं, फिर मैं तुम्हारा टेकअप लूंगा, फिर ही आगे पढ़ाऊंगा। ओके? और ये हर दिन ऐसा होने वाला है। बाय। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9। ये जोरदार समय, इसमें ना गिफ्ट का मस्त प्रैक्टिस हो जाएगा। ये गिफ्ट के लिए स्पेशली डेडिकेटेड सम है। क्वेश्चन 9। ओके सी हियर, ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, सुनो। इसको है ना, ये सम को है ना, हम लोग एक बार पूरा रीड ही कर लेते हैं। पूरा रीड कर लेते, नहीं तो सी, मैंने पिछले सम में तो कैसे शॉर्टकट मारा था, स्टेटमेंट बना के रेडी रखा, एक एक करके फटफट डालना चालू कर दिया। लेकिन ये गिफ्ट है ना, सुन, रीजन तो सुन क्या है। इसको पहले मैं रीड करना क्यों पसंद कर रहा हूं, क्योंकि एग्रीगेशन करना पड़ेगा ना। पता चला, ये देखो, पहले पॉइंट में मनी का गिफ्ट है, फिर अचानक लास्ट वाले पॉइंट में मनी का गिफ्ट आया, और मनी 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 एग्रीगेट करना पड़ेगा। तो एक बार पूरा सम शांति से रीड कर लेते, फिर डिसाइड करते। पढ़ो क्या लिखा है। और ये समय ना मैंने खास गिफ्ट को फोकस करके गिफ्ट ओरिएंटेड समय बनाया। मिस्टर शर्मा आस्क्स यू टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विच टुक प्लेस विद हिज फ्रेंड्स ड्यूरिंग पीवाई, मतलब प्रीवियस से 25-26। वो तो हर समय ऐसा लिखेंगे, प्रीवियस से 25-26 में हुआ था। चल कैलकुलेशन कर। अब पढ़ो क्या लिखा है। पहले कैश गिफ्ट रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम मिस्टर ए मिस्टर जेड 32,000। अपने सुनो, ईच अपने क्या करेंगे, बाजू में ऐसा लिख देते, मनी हुआ तो मनी लिखेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी नो प्राइस हुआ तो मूवेबल प्रॉपर्टी नो प्राइस, ऐसा मार्किंग कर देते। तो इधर मैं क्या लिखूं, मनी। एक बार इफेक्ट बाद में डिस्कस करते, पहले लिख देते हैं। इधर मैं मनी लिख देता हूं, मनी। ये मनी वाला गिफ्ट है। इफेक्ट के ऊपर बाद में सोचेंगे। अगला पॉइंट देखो, 2 plots of land, oh plots, gifted to him by Mr. B, Mr. C, value 3.5 लाख and 50,000 respectively. टेल मी, प्लॉट मतलब क्या हो गया? सी मैं क्या चाहता हूं, तुम लोग इसमें सेट करके तो किधर फिट हो रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी नो प्राइस वाला है, क्योंकि गिफ्टेड लिखा मतलब फोकट में आया होगा ना, तो ऐसा लिख दो उधर, इमूवेबल प्रॉपर्टी नो प्राइस। नो लिखा है मतलब नो प्राइस, मैंने नो लिखा है, नो प्राइस, फ्री में मिला है। फिर अगले पॉइंट में क्या हो रहा है, सी इफेक्ट बाद में डिस्कस कर रहे, पहले मार्किंग कर रहे हैं। क्या लिखा है, ही परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस ऑफ 6 लाख, सॉरी ऑफ नहीं, एट 6 लाख फ्रॉम डी, जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 7.5 लाख थी। मतलब 7.5 लाख की चीज 6 लाख में ली। और ये घर है, घर मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये नो प्राइस है कि लो प्राइस है, सस्ते में मिला है कुछ, और वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्योंकि घर लिखा है। देखो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। इधर देखो मैं क्या लिखूंगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी लो प्राइस। फिर अगले पॉइंट में क्या है, ही परचेज लैंड फ्रॉम मिसेस अय्यर एट 9 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9,45,000। तो ये भी लैंड सस्ते में मिला है। लैंड मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी और लो प्राइस वाला है। अगला पॉइंट, स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब क्या होता है ना, मूर्ति। वो आर्ट इफेक्ट्स में आता है, आर्ट।
अपने जस्वी में ये क्या था, आर्टिस्टिक वर्क, आर्ट की कोई भी चीज, स्कल्पचर मतलब मूर्ति बनाते हैं ना, वो उसको स्कल्पचर बोलते हैं, वो भी कलाकारी है ना। तो स्कल्पचर है, ज्वेलरी है, एक 50,000 का है, दूसरा 35,000 का है, और वो गिफ्ट में आया है। इन लोग फोकट का चीज है तो गिफ्ट वर्ड ही लिख देंगे। लो प्राइस होगा तो परचेज लिखेंगे सेंटेंस। भी गौर किया तुम लोगों ने? लो प्राइस के लिए लोग सेंटेंस परचेज वाली टोन में बनाते हैं। फ्री में आया होगा तो गिफ्ट ही लिख देते हैं। ये तो गिफ्ट है मतलब फ्री में है। और क्या चीज है? मूवेबल प्रॉपर्टी, नो प्राइस। सही बोला ना, मूवेबल प्रॉपर्टी नो प्राइस। देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी नो प्राइस। बट सी ये भी चेक करो, मूवेबल प्रॉपर्टी में हमेशा क्या चेक करना अपना फर्ज है, जस्वी होना चाहिए। अगर नॉन जस्वी चीज होती ना तो पॉइंट को इग्नोर ही कर दो। इग्नोर मतलब एग्जेम्प्ट हो गया, मतलब वो काम का नहीं है, फिर दिमाग मत लड़ाओ ना। नॉन जस्वी वाली चीजों में 50,000 के अंदर बाहर को देखना ही नहीं है, टोटली टैक्स फ्री है। और ये जस्वी वाली चीज है कि नहीं? जस्ट ज्वेलरी जस्वी का जे, स्कल्पचर मतलब आर्टिस्टिक वर्क आ गया। अगला पॉइंट पढ़ो, सिल्वर कॉइन परचेज्ड बाय हिम। सेंटेंस का टोन परचेज है मतलब जरूर लो प्राइस वाला होगा। परचेज बाय हिम एट 10 लाख फ्रॉम मिस्टर जी व्हेन द प्रेवेलेंट मार्केट वैल्यू इज 10.5 लाख। मतलब मार्केट वैल्यू जिसका 10.5 है, अपने को 10 लाख ही देना पड़ा, सस्ते में मिला ना। फिर शेयर्स परचेज बाय हिम एट 3 लाख, मार्केट वैल्यू 3.3 लैक्स। तो सी इधर दो वस्तु एक समय में हाईलाइट कर रहा हूं, देखो, सिल्वर कॉइन और शेयर्स, दोनों अपने को सस्ते में मिला है और दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी है एट लो प्राइस। सही बोला ना, मूवेबल प्रॉपर्टी लो प्राइस। पर ये भी चेक करो, जस्वी है ना सभी है। ये देखो, शेयर्स मतलब जस्वी का है, सिल्वर कॉइन मतलब ज्वेलरी। सी ज्वेलरी में सब आता है, सोना चांदी डायमंड वगैरह। ओके, बुलियन भी होता, सुना बुलियन? गोल्ड के बिस्किट होते हैं ना, गोल्ड के ऐसे बार होते हैं, गोल्ड की ईट होती है, उसको बुलियन बोलते हैं। तो ये वर्ड से फेमिलियर हो जाओ। तो सोना चांदी बुलियन ऑर्नामेंट्स नेकलेस कुछ भी बोला, सब जस्वी का जे। ज्वेलरी एक ब्रॉड टर्म है, उसमें सब आ गया, डायमंड्स वगैरह सब कुछ आ गया। तो ये सिल्वर कॉइन ज्वेलरी है और ये शेयर्स है जस्वी में। तो इधर मैं क्या लिखूं? मूवेबल प्रॉपर्टी नो के लो, लो प्राइस वाला है। फिर वो मार्किंग सही होगी ना अपनी। बस अब बताओ, एग्रीगेशन का मच किस में होता है बताओ? कर लो कॉपी वाले, क्या देख के बोलो। मनी 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 अलग एग्रीगेट होगा, अलग, हाँ अलग। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी का जो नो प्राइस नो प्राइस नो प्राइस का एग्रीगेशन अलग होगा। फिर लो प्राइस वालों का एग्रीगेशन अलग होगा। ओके, तो एग्रीगेशन के चक्कर में तो पहले सम रीड कर दिया ना हमने। सी इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो प्रॉपर्टी वाइज देखेंगे, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये जो पॉइंट है ना ये इमूवेबल, वो तो अपने इंडिविजुअली उसमें कोई एग्रीगेट नहीं करना है, हर पॉइंट को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मनी और वो सब में एग्रीगेट करना पड़ेगा। तो पहले मनी वाले कितने पॉइंट है सब में बताओ। जैसे मान लो सब में 10-15 पॉइंट होते हैं, सब जोड़ना पड़ता। फिर इधर एक ही है, लेकिन एक के अंदर दो दो पॉइंट घुसेड़ा है। देखा है, ए से भी पैसा मिला, जेड से भी पैसा मिला, पैसा पैसा मनी मनी एड। और ये इंग्लिश समझता है, ईच लिखा है, ईच से 32,000 मिला, तो एक से 32 दूसरे 32, टोटल 64। ये एग्रीगेट किया ना। और मैं पहले क्यों रीड कर लिया, बाय चांस मनी वाला पॉइंट लास्ट में एक और आता तो उसको भी ऐड कर लेता। लेकिन अब अपने पूरा सम रीड कर चुके, अपने को पता इतना ही है, तो इसको हम लोग एंट्री पास कर देते अभी। अब एक काम करो, स्टेटमेंट बना के रेडी रखो। रेडी है ना? तो बस चालू कर देते। देखो मेरा भी रेडी है, देखो मैं भी पीछे नहीं हूं, देखो मेरा रेडी है। देखो क्वेश्चन 9 है ना, तो पहले पॉइंट का क्या लिखेंगे? गिफ्ट ऑफ मनी। एक सेंटेंस का टोन रट लो ना, देखो फोकट में मिला है तो गिफ्ट वर्ड लिखना,
सस्ते में मिला है तो परचेज वर्ड लिखना, स्टेटमेंट में लैंग्वेज लिखना पड़ता ना। तो ये तो फोकट में मिला है तो क्या ले, गिफ्ट ऑफ मनी फ्रॉम ए एंड जेड, ब्रैकेट में एग्रीगेट करके दिखा देना। ये देखो कुछ इस तरह से पेश करना है। मैंने क्वेश्चन का सेम सेंटेंस लिख दिया, तुमने ऐसा भी लिखा गिफ्ट ऑफ मनी। सी पर्टिकुलर्स कॉलम में वर्डिंग्स को लेके ना इतना टेंशन मत लो, इधर वर्डिंग्स को लेके कोई कानून नहीं है, वो अपने शब्दों में उसको पेश कर जैसे करना है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए बस। हाँ, इसका देखो ऑप्शन उसने सजेस्ट किया सर इनर कॉलम में 32, इनर कॉलम ऐसे टोटल करके ऐसा किया, चलेगा ना। अपने को आउटर कॉलम में 64,000 बिठाना है तो चाहे वैसे पेश कर। और ये चेक किया पूरा 64 ले लिया, इधर ऐसा नहीं कि 50 को माइनस करके बैलेंस लो, वो तो मैंने कहा ही था ना, अगर इधर 50 के ऊपर गया तो फुल्ली टैक्सेबल। अगले पॉइंट का इफेक्ट बताओ। इमूवेबल प्रॉपर्टी का पॉइंट आता है ना तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि इधर अपने को एग्रीगेशन का टेंशन ही नहीं है। अब कोई बोले नहीं सर आगे और पॉइंट है, छोड़ना आगे का आगे देखेंगे, पर प्रॉपर्टी देखना है। अब बताओ क्या करेंगे। इधर क्या हुआ, सेकंड पॉइंट देखना, दो प्लॉट अपने को गिफ्ट में आया है, एक बी ने दिया है एक सी ने दिया है, दोनों को कंबाइन करूं कि अलग रखूंगा, पर प्रॉपर्टी देखना है। तो बी ने जो जमीन दी है 3.5 लाख की है, सी ने जो जमीन दी है 50,000 की है, 50 वाली एग्जाम, 3.5 वाली टैक्सेबल। कैसे अलग अलग देखा, यही तो मैंने इधर पता हैमर किया था, किधर गया मेरा थियरी, वो दिखाऊंगा मैं मेरे लिए। पर प्रॉपर्टी, ये देखो पर प्रॉपर्टी, तो एक प्रॉपर्टी 3.5 लाख वाली है 50 के ऊपर टैक्सेबल, दूसरी प्रॉपर्टी 50,000 वाली है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखो इसका प्रेजेंटेशन भी मैंने अलग अलग क्यों पेश किया है, पर प्रॉपर्टी कर रहे हैं ना तो एंट्री भी पर प्रॉपर्टी पास कर। क्वेश्चन में इन लोग ने एक लाइन में सब धकेल दिया था, लेकिन अपनी सोच ही पर प्रॉपर्टी है तो एंट्री भी पर प्रॉपर्टी पास करो। एक प्लॉट बी से मिला, वो तो पूरा अमाउंट टिका दिया आउटर कॉलम में, क्योंकि 50,000 से ज्यादा वैल्यू है। और एक से ना, और ये दूसरे का एग्जाम, क्योंकि 50,000 तक ही है ना एग्जाम, और एग्जाम का इधर सेक्शन लिखना है ना, सुनो 56 to 10 लिखना। लेकिन सी एक्चुअली 56 to 10 है ना, ये बड़ा सेक्शन, उसमें बहुत कुछ दिया है, वो खास एग्जाम के लिए नहीं बना है। जैसे होता है ना कोई चीज, ये एग्जाम खास इधर लिखा है, ऐसा नहीं। 56 to 10 में तो लॉ ने बहुत कुछ बोला है कि जस्वी का फुल फॉर्म क्या है, वो सब भी दिया है। तो अगर लिखना है तो 56 to 10 लिख सकते हैं, नहीं नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो जो 10 वाले सेक्शन होते हैं ना, वो तो खास यही बता रहे कि ये एग्जाम्ड है, वो स्पेसिफिक सेक्शन है। बट 56 to 10 is a big general section, it talks about so many things. If you want you can write here, it's okay. कभी भी गिफ्ट के लिए कोई सेक्शन चिपकाना है ना, बिंदास 56 to 10 लिखो, चलता है। मैंने नहीं लिखा है, एटलीस्ट जो 10 वाले सेक्शन है ना वो लिखना मस्ट है। अभी तुमको लिखने का मन है तो लिख दो इधर, एग्जाम अंडर सेक्शन क्या था, 56 to 10 लिख सकते हैं। फिर ये अपना सेकंड पॉइंट का इफेक्ट हो गया ना। थर्ड पॉइंट पढ़ो, चलो थर्ड में भी क्या लो प्राइस है ना, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, तो एग्रीगेट का टेंशन नहीं है, प्रॉपर्टी वाइज जाएंगे। क्या लिखा है पढ़ो, ही परचेज रेसिडेंशियल हाउस ऑफ सॉरी एट 6 लाख, और जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 7,50,000 है। तो सुन इधर इधर देखो ना, मेरे को बताने दो ना यार। इधर अपने को है ना ये वाला नॉलेज दिखाना पड़ेगा, ये नॉलेज थोड़ा केयरफुली करना, घाई घाई में मत करना, गड़बड़ हो सकती है।
इसके लिए मैंने टेक्निक क्या बताई थी, ये देख, ये गोल है ना, इसके लिए टेक्निक क्या थी, ये थी। बस ये फॉर्मूला में बिठा के सॉल्व कर रहे हैं, है ना। ये फिक्स फॉर्मूला बना लो, अप्लाई द फॉर्मूला, सप्लाई द आंसर। ओके, अप्लाई द फॉर्मूला। इधर आंकड़े डालो अपने सम के, क्या लिखा है बताओ अपने सम में। पहले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, 7,50,000। तो देखो मैं डाल रहा हूं इधर, करो ना मेरी मदद, 7,50,000। एक्चुअल कितना है, 6 लाख से। तो अपने को 1,50,000 का मजा आया। मजा क्यों मिल रहा है, सस्ते में मिलता तो अच्छा ही लगता है ना। 7.5 लाख की चीज का 6 लाख के दिया, तो ये बेनिफिट। अब इसको किससे कंपेयर करूं, फॉर्मूले से। फॉर्मूला निकल, 10% ऑफ एक्चुअल। एक्चुअल 6 लाख है तो 10% 60,000। कंपेयर विथ 50,000, विच एवर इज हायर। तो व्हाट इज हायर, 60,000। अब इन दोनों के मुकाबले में देखो, अपना मजा छोटा है कि बड़ा है, बड़ा। ये देखो ग्रेटर देन साइन है। अरे कंपेयर किया ना इन दोनों फिगर को, 1,50,000 इज ग्रेटर देन 60,000। तो अगर मजा बड़ा है तो सजा, ये देखो ये था ना, ग्रेटर देन है तो टैक्सेबल, तो टैक्सेबल हो जाएगा। और ये जो वर्किंग की है ना, अपने को शो करनी पड़ेगी। कैसे शो करनी, देखो मैं बता रहा हूँ। मैंने तो इधर शो किया हुआ ही है, दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देख सेम वर्किंग है, देखो। पहले HDV लिखा, करो करो कॉपी, क्या लिखा है। सेंटेंस में देखा मैंने परचेज वर्ड को डाला, तो अभी भी लो प्राइस वाला पॉइंट आया ना, उसको फ्रेम कैसे करना चाहिए, सेंटेंस परचेज करके। परचेज हाउस फ्रॉम D एट लो प्राइस। इधर मैंने वो 10% वाला फुल फॉर्मूला नहीं लिखा है। फुल फॉर्मूले में 50,000 भी आता है। ये देख ऐसा होता है, तुम लोगों को चाहिए तो ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। अरे फुल फ्लेज फॉर्मूला क्या है, ठीक, इधर 50,000 की इज्जत नहीं हुई क्योंकि विच एवर इज हायर में कौन हायर था, 10% वाला आंकड़ा ना। बट ऐसे बेटर ऐसे दिखा दो ना, एक 50,000, दूसरा 10% एक्चुअल, विच एवर इज हायर। और अपना हायर अमाउंट 60,000 है। तो 60 के मुकाबले अपना 1,50,000 ग्रेटर देन है, इसे ग्रेटर देन साइन बीच पे डाला है। और एक और ग्रेटर देन मतलब टैक्सेबल है तो फुल नहीं टैक्सेबल है, फुल 1,50,000 आउटर कॉलम में। ठीक, कितने लोगों ने अमाउंट कुछ भी डालते थे आउटर कॉलम में। ठीक, टैक्स इज अ सजा, सजा इज ऑन मजा। तो जो मजा है उसी पे सजा है। और अपना मजा कितना है, 1,50,000 का। 7.5 लाख का तो प्रॉपर्टी है, बदली में 6 लाख चुका है भाई। अपने को मजा तो 1,50,000 का ही मिला है, तो 1,50,000 के ऊपर टैक्स आएगा। अगला पॉइंट देखो, ये लिख लिया तुम लोग ने। अगले पॉइंट में देखो, पॉइंट नंबर 4 पे पहुंचे हम लोग। ही परचेज लैंड फ्रॉम मिसेस अय्यर एट 9 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9,45,000। कैसे वर्किंग करोगे, वही बताओ। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना दिया, 9,45,000। एक्चुअल कितना है, 9 लाख। तो बेनिफिट कितना हुआ, 45,000 का बेनिफिट हुआ है। और बाजू में फॉर्मूला लगाओ, 10% एक्चुअल कितना है, 90,000। कंपेयर विथ 50,000, विच इज हाई, 90,000। और अपना मजा तो 45 ही है। तो अपने को बड़ा मजा मिला कि छोटा, छोटा छोटा मतलब एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट हो गया है, पूरा एग्जेम्प्ट। देखो इसका प्रेजेंटेशन मैंने प्रीवियस पॉइंट में किया था, वैसे ही किया है, देखो ये। सी मैंने, सॉरी इधर मैंने वर्किंग दिखाई नहीं है। सी एग्जेम्प्ट हो रहा है तो डायरेक्ट डैश कर सकते हैं, बट यू शो, तुम लोग बताओ, तुम लोग ऐसी वर्किंग जो की थी ना पिछले पॉइंट वैसी करो। देखो मैं इधर लिख रहा हूं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9,45,000। तुम लोग दिखाओ वर्किंग, और एक्चुअल
9 लाख, बेनिफिट 40,000, क्योंकि वो 10% वाले अमाउंट से लेस है। 10% वाला अमाउंट 90,000 था ना, 50,000 के सामने वो हाई है, तो 90,000 शुड बी कंपेयर्ड विथ 45। फिर लेस देन साइन डाला, देखो बीच में लेस देन साइन, एग्जेम्प्ट। अगले पॉइंट में क्या है, अभी मूवेबल प्रॉपर्टी आ गया भाई। मूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीगेशन करना पड़ता है, लेकिन सिस्टम क्या है बताओ एग्रीगेशन का? जो नो प्राइस वाले उसको अलग से एग्रीगेट करो, और जो लो लो प्राइस वाले उसका अलग एग्रीगेट करेंगे। और अपने क्वेश्चन में जो 2 पॉइंट बचे हैं ना, उसमें एक नो वाला है, एक लो वाला है, तो अपने को नो वाले का एग्रीगेशन अलग करना है ना। तो नो वाले में क्या क्या, नो प्राइस वाले में, अरे नो प्राइस मतलब फोकट में क्या क्या मिला है, स्कल्पचर और ज्वेलरी फोकट में मिला है। एग्रीगेट करो, एग्रीगेट कर, एग्रीगेट 50 से यार 35,000 एग्रीगेट किया तो 85,000। अल्लाह 85 तो 50 के ऊपर है, फुल्ली टैक्सेबल। और इस एग्रीगेशन में मैंने अगले पॉइंट को नहीं मिक्स किया, देखा क्यों? अगला पॉइंट लो प्राइस वाला है। ये मैं तुमको इधर क्लियर ऐसे बता दे, देखो मनी का एग्रीगेशन अलग होता है, और मूवेबल में नो प्राइस वाले का एग्रीगेशन अलग, और लो प्राइस वाले का एग्रीगेशन अलग, वो अलग ही करना पड़ता है। तो इसका स्कल्पचर और ये, इसको देखो मैं प्रेजेंट कैसे किया है, देखो गिफ्ट ऑफ, लो प्राइस हो, लो लो तो परचेज करके सेंटेंस बनाओ। फुकट में मिला तो लिख दो ना गिफ्ट सीधा, गिफ्ट ऑफ स्कल्पचर एंड ज्वेलरी, ये एग्रीगेशन किया। इधर भी एग्रीगेशन किया था मनी वाले में, इधर भी एग्रीगेशन 50, 35, 85 फुल्ली टैक्सेबल। फिर डन। लास्ट पॉइंट देखो कैसा है, लो प्राइस वाला है, इसमें एक तो सिल्वर मिला है। सिल्वर में कितना सस्तापन मिला, सस्तापन समझता ना, जो डिफरेंस है वो। तो सिल्वर में 50,000 का सुकून मिला। सुकून क्यों बोल रहा हूं, अरे सिल्वर की मार्केट वैल्यू 10.5 लाख है, अपने खाली 10 लाख ही देखे है, वाओ 50,000 का सस्तापन। और शेयर्स में 30,000 का सस्तापन। इन दोनों सस्तेपन को अलग रखेंगे, एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑल सस्ती चीजें एग्रीगेट करके देखना चाहिए, क्योंकि सब लो प्राइस वाला है ना। तो बताओ एग्रीगेट क्या आ गया, इधर 50,000 का मजा आया था, इधर 30,000 का, तो टोटल कितना हो गया 80,000, विच इज मोर देन 50,000, फुल्ली टैक्सेबल। तो सी इसको मैंने प्रेजेंट कैसे किया है, देखो ये देखो, सिल्वर कॉइन में 50,000 का बेनिफिट, शेयर्स में 30,000 का बेनिफिट, और एग्रीगेट किया तो 80,000 आ गया। इस सब में क्या सब वैरायटी कवर कर लिए, एग्रीगेशन कैसे करना है, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो नाटक था ना 10% एक्चुअल प्राइस, वो वाला पॉइंट भी डाल दिया, सब कवर हो गया। जबकि एक सम के अंदर इतने गिफ्ट वाले पॉइंट नहीं आते, एक आध कोई आता है रैंडमली एक्चुअल एग्जाम में। फाइनल आंसर 7,29,000, 7,29,000। डन। तुरंत क्वेश्चन नंबर 8 निकालो। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी गिफ्ट के लिए डेडिकेटेड सम है। रेडी, पढ़ो क्या लिखा है। मंसूर, और डीलर इन शेयर्स, शेयर्स का डीलर है, मतलब शेयर्स का ही धंधा करता है,
उसके लिए शेयर्स स्टॉक इन ट्रेड जैसा हो गया, हिंट दे रहा हूं मैं तुमको पहले। रिसीव्ड फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन। सुनो, इधर देखो, नहीं अच्छी चीज बता रहा हूं, इधर देखना ही पड़ेगा, सब लोग को देखना पड़ेगा। ये देखो, ये जो मैं तुमको नो प्राइस लो प्राइस बोल रहा हूं ना, कानून में पता है कैसे लिखा है, प्लीज देखो ना। नो प्राइस को इन लोग बोलते हैं फॉर नो कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, और लो प्राइस को बोलते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। और ये भाषा क्यों बता के रहे हो, कल को क्वेश्चन में इस तरह की लैंग्वेज दिखे है तो पल्ले पढ़नी चाहिए ना। तो टेल मी, लो प्राइस को सोफिस्टिकेटेड वे में क्या बोलते हैं? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट मतलब कम में मिल गया, इनएडिक्वेट प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं था। और इसके लिए क्या बोलेंगे? विदाउट कंसिडरेशन। तो ऐसा लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। देखो सब में लिखा ही ऐसा है। क्या लिखा? मंसूर को जो चीजें मिली है वो सब विदाउट कंसिडरेशन, मतलब ये नो प्राइस वाला है सब। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब ही नो प्राइस है। यू कैन राइट इफ यू वांट। क्या क्या मिला है? एक प्लॉट मिला है दोस्त से, पहले पूरा रीड कर लेते हैं। प्लॉट मिला है दोस्त से जिसकी एचडीबी 8 लाख है। तो टेल मी, प्लॉट क्या होता है? मनी है, मूवेबल है कि इमूवेबल है? इमूवेबल। और इमूवेबल में क्या है? पर प्रॉपर्टी देखना है। मुझे दूसरे पॉइंट रीड करने की चिंता भी नहीं अभी। क्यों? पर प्रॉपर्टी देख रहा हूं ना। तो आगे और कोई पॉइंट है कि नहीं, मैं क्या करूं? पर प्रॉपर्टी तो 8 लाख है, विच इज मोर देन 50,000 टैक्सेबल। तो इसका तो फैसला हो गया। आगे का पढ़ लो, छोटा ही समय पहले, बाद में सॉल्व कर लेंगे। फिर कैश गिफ्ट मिला है 80,000, मतलब मनी 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 मिला है। मनी किससे मिला है? दोस्त से मिला है, एनिवर्सरी पे। ये एनिवर्सरी है, मैरिज गिफ्ट एग्जेम्प्ट होती है ना, लेकिन शादी, शादी की सालगिरह नहीं, शादी पे एग्जेम्प्ट होती है। तो एनिवर्सरी पे मिला है यार। इतनी बार इन लोग मैरिज एनिवर्सरी लिखते हैं ना, बच्चे को मैरिज वर्ड ही दिखता है, तो एक्साइट हो जाता है, आई एम डॉक्टर एलसी। अरे मैरिज एनिवर्सरी, इधर तो मैरिज वर्ड लिखा भी नहीं है, बट मैरिज एनिवर्सरी लिख दिया होता ना, आधे लोग से सिली मिस्टेक क्या हो जाती, मैरिज समझ लेते। मैरिज अलग होता है, मैरिज की एनिवर्सरी अलग होती है। तो ये एनिवर्सरी है, तो ये आई एम डॉक्टर में फिट नहीं हो रहा है, ये भी तो देख चेक करना चाहिए। और टेल मी, मनी गिफ्ट है ना, इसको अकेले में देखना है कि एग्रीगेट करके? एग्रीगेट करना पड़ेगा ना। तो मैं अभी देखना चाहता हूं और कोई मनी है तो उसको जोड़ूंगा। अभी तो मैं सेकेंड पॉइंट पे हूं ना, तो मुझे अभी कुछ हो रहा है कि आगे का और पढ़ लो। एक और पढ़ लो ना, ऊपर ऊपर से कहीं दिख रहा है मनी मनी मिलता हुआ कुछ? डिटेल में थोड़ा ऊपर ऊपर से आइडिया आ जाएगा। तो बस मनी का ही इकलौता ही है, तो एग्रीगेट 80,000 ही है और टैक्सेबल। फिर एक काम करो, सुनो। हाँ ठीक है, चलो देख लो। चलो, बुलियन। बुलियन क्या होता है? गोल्ड बार। गोल्ड का बिस्किट होता है, गोल्ड के बार्स होते हैं सिल्वर के, उसको रॉ गोल्ड बोलते हैं। रॉ गोल्ड सिल्वर रॉ फॉर्म में, उसको बुलियन बोलते हैं। बट ये सोना चांदी ही है। तो सोना चांदी मतलब जसवी का जे ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी है। मतलब ये मूवेबल प्रॉपर्टी की इमूवेबल? मूवेबल है ना। और ये किससे मिला है? देखो तो सही, बुलियन किससे मिला है? बर्थडे में मिला है, लेकिन फ्रॉम हिज ब्रदर इन लॉ, साले से मिला है। साला मेरा रिलेटिव है, और रिलेटिव से मिलता है तो टैक्स फ्री। आई एम डॉक्टर एलसी। केयरफुली ऐसी मैंने तुमको जो चार्ट दिया ना, देखो जैसा अपना चार्ट है वैसे सोचो। सबसे पहले तो आई एम डॉक्टर में ढूंढ लो ना। अगर आई एम डॉक्टर एलसी में बैठ रहा है तो फिर इसमें, इस पड़पंच में मत घुसो। किसमें? मनी, मूवेबल, इमूवेबल। सी वो कब देखते, ये देख अदर जैसी हुई चीज हुई तो। और मेरा चार्ट का खाचा मैंने कैसे बनाई, देखो आई एम डॉक्टर एलसी को पहले देख लो, अगर उसी में फिट हो गया तो बात ही खत्म। फिर ये देख अदर्स में हुआ तो अपने डीपली सोचते हैं, मनी, मूवेबल, इमूवेबल। जैसा मेरा चार्ट है वैसा ही सोचने का। तो टेल मी, ये वाला पॉइंट तो आई एम डॉक्टर में कैसे मालूम पड़ा?
ब्रदर इन लॉ, मेरे को तो अपने रिलेटिव के झाड़ में ब्रदर इन लॉ किधर है? बोल। ये मंसूर है, अपने सब में आदमी मंसूर है। ये देख किधर बैठा है, ब्रदर इन लॉ। तो रिलेटिव से मिला है ना, तो एग्जाम। एक समय लिखते आता हूँ। फर्स्ट पॉइंट का क्या था? टैक्सेबल। दूसरा भी टैक्सेबल था, ये एग्जाम हो गया। बस लास्ट पॉइंट है, 4 ही पॉइंट है सामने। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो क्या है। ऑन 23 जून 2025 मंसूर परचेज 5000 शेयर्स ऑफ ऑरेंज लिमिटेड एट 500, जबकि मार्केट वैल्यू 800 है। सी पहले तो टेक्निकली है ना, ये शेयर्स का पॉइंट है। एक से पहले शेयर्स का पॉइंट है, तो शेयर्स ऐसे मूवेबल प्रॉपर्टी जस्वी का ऐसे, लेकिन हम तो शेयर के डीलर ही है। जो शेयर में डील करता है उसके लिए शेयर्स गुड्स है, तो शेयर्स इज स्टॉक इन ट्रेड। और अगर हमारे लिए वो वस्तु स्टॉक इन ट्रेड में है, तो चाहे फोकट में मिले, सस्ते में मिले, अपने को आंच भी नहीं आएगी उसकी। आंच भी नहीं आएगी मतलब कोई टैक्स नहीं आएगा। तो सी, अगर जिसको ये नॉलेज नहीं होता, पता है वो क्या करता? वो ऐसे एनालाइज करता, ये 800 रुपया उसका मार्केट प्राइस है, अपने को 500 में पड़ा, तो 300 रुपये का सस्तापन, और मल्टीप्लाई बाय पर शेयर है ना, पर शेयर 5000 शेयर्स, तो 300 इंटू 5000 शेयर्स कितना हो गया? अरे 300 रुपये का बेनिफिट हुआ है ना, इंटू 5000 मतलब 15 लाख। तो लोग है ना इसको टैक्सेबल भी करके आ जाते हैं। लेकिन तुम लोग को नॉलेज है ना कि ये चीज स्टॉक इन ट्रेड है तो एग्जेम्प्ट है। तो इधर एग्जेम्प्ट ऐसे लिख देता हूं, इधर में कर देते, फटाफट सॉल्व कर देते। बनाओ स्टेटमेंट। हेडिंग क्या? एक से इधर लास्ट में क्या लिखा है देखो, ये क्या लिखा है? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर फॉर एवाई। एवाई मतलब असेसमेंट ईयर। सी इतना याद रखो, लोग असेसमेंट ईयर बोलेंगे ना तो 26-27 बोलेंगे, प्रीवियस ईयर बोलेंगे तो 25-26। यार उसका कुछ करना नहीं, मैं खाली तुमको ऑब्जर्व करवा रहा हूं बस। ये देखो, ये सॉल्यूशन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, पहला पॉइंट क्या था? प्लॉट ऑफ लैंड मिला था ना दोस्त से। ये देखो, गिफ्ट ऑफ प्लॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड, पूरा 8 लाख धकेल दिया आउटर कॉलम में, टैक्सेबल। ये गौर किया था, दोस्त से मिला था। बाई चांस ये कोई रिलेटिव से मिला होता ना, तो आई एम डॉक्टर का झंडा गाड़ देते हैं। आई एम डॉक्टर एलसी। सी आई एम डॉक्टर एलसी हर जगह चेक करना होता है कि अपने बार बार उसको रीट्रेट नहीं कर रहे, लेकिन हर गिफ्ट के पॉइंट में पहले तो यही चेक कर ले। पता चला आई एम डॉक्टर एलसी है तो अपना सारा नॉलेज काम का ही नहीं है। लोग क्या उसमें घुस जाते हैं, मूवेबल इमूवेबल वो सब में, वो बाद में घुसते का, पहले आई एम डॉक्टर में बैठ गया तो बात खत्म ना। तो ये भी पहले देखना चाहिए था, फ्रेंड है ना, तो आई एम डॉक्टर एलसी में नहीं है। फुल फॉर्म पता है आई एम डॉक्टर एलसी का? फास्ट बोल के बताओ। इनहेरिटेंस, मैरिज, डेथ कॉन्टेम्पलेशन, रिलेटिव, लोकल अथॉरिटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, कोविड ट्रीटमेंट, कोविड डेथ, ऐसा कुछ हुआ तो सीधा एग्जाम। आई एम डॉक्टर एलसी में नहीं फिट हुआ ना, अदर दुनिया 3 तरह की है, मनी, मूवेबल, इमूवेबल, वो मेरा चार्ट बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैश गिफ्ट दोस्त से मिला है, वो भी एनिवर्सरी, ये भी आई एम डॉक्टर में तो बैठा नहीं था, टैक्सेबल। बुलियन मिला था, लेकिन ये तो साले साहब ने दिया था, साले से मिला था, तो रिलेटिव हो गया, तो एग्जाम। सेक्शन अगर लिखने का मन है तो क्या लिखने का? 56-10 ऐसा लिख दो ब्रैकेट, एग्जाम क्यों? बिकॉज ब्रदर इन लॉ इज रिलेटिव, अपने रिलेटिव के झाड़ में था वो। और अमाउंट कॉलम में डैश। लास्ट पॉइंट, टेल मी लास्ट पॉइंट का ड्राफ्टिंग कैसे करोगे सेंटेंस का?
मैंने बोला फोकट में मिलता है तो गिफ्ट जैसी लैंग्वेज यूज करो, सस्ते मिला तो परचेज। तो इधर सस्ता था तो क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ शेयर्स एट लो प्राइस, एग्जाम बिकॉज इट इज स्टॉक इन ट्रेड फॉर अस। सेंटेंस में परचेज वर्ड आना चाहिए। ये देखो क्या लिखा है, परचेज ऑफ शेयर्स, यहाँ पे शेयर्स परचेज एट लो प्राइस। हाँ, सेक्शन वही है, गिफ्ट का कोई भी सेक्शन लिखना है तो 56 to 10। नहीं नहीं, ये एक्सप्लेन रीजनिंग देना पड़ता है। सम सॉल्व करने का कुछ प्रोटोकॉल याद रखो, हर चीज का रीजनिंग दो। जैसे सी तेरे को मालूम है कि हमारे लिए साला रिलेटिव है, लेकिन नॉलेज को अंदर मन में मत रख, पेपर पे डाल। तो रीजनिंग देना मस्ट है। इधर सेक्शन तो हर जगह, जैसे इधर तो रीजनिंग बनता है ना, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिला तो 10-10 में एग्जाम बोल दिया। वो रीजन नहीं देना, जो लॉजिक मैं तुमको बताता हूं, बट एज पर लॉ जो रीजन बना है वो तो देना पड़ेगा ना। तो इधर स्टॉक इन ट्रेड है, इसलिए एग्जाम ये लिखना मस्ट है। ये भी डैश आ गया, तो बस 4 ही पॉइंट थे, उसका इफेक्ट हो गया। टोटल 8,80,000 टैक्सेबल इफॉस, टैक्सेबल इफॉस। अब देखना, लुक हियर, अब सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में ना कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं जो इस वक्त पढ़ाना उचित नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड डिविडेंड, अपना था ना DW रामू फकीर में डी, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है डीम्ड डिविडेंड। लेकिन वो है ना बहुत अर्ली स्टेज होएगा तुम्हारे लिए, तुम लोग थोड़ा क्या टैक्स पे थोड़े और एक्सपर्ट हो जाओगे ना, बाद में वो बड़ी बड़ी बातें तुमको शोभा देगी। ओके, तो कुछ ऐसी चीजें ना वो तुमको मैं वक्त आने पे ही बताऊंगा, जैसे डीम डिविडेंड हो गया, और भी कुछ छोटी मोटी चीजें। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कितने लोग के स्टडी मटेरियल से मैच करते हैं, तो मत मैच करना। तुम लोग को सब बुक गई भाड़ में, मैं जो कंटेंट दिया आंख बंद करके फॉलो करना। क्योंकि सी तुम लोग ये जर्नी नई नई चालू की हो, तो तुम लोग बीच बीच में यहाँ वहां देखोगे, इधर देखा उधर देखा, कंपेयर करो, अरे ये क्या है, सर कुछ अलग ही करा रहे। ट्रस्ट माई एक्सपीरियंस, 28 साल से ज्यादा हो गया एक ही चीज कराते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में देखो क्या लिखा था, मिस्टर सक्सेना फर्निशेस फॉलोइंग डिटेल्स, कैलकुलेट इज टैक्सेबल इफॉस फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 एज पर ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम मतलब नॉर्मल, न्यू रिजीम दिया होना तो 3 स्पेशल बातों का ध्यान देना। एक तो डेली अलाउंस MPMLA का एग्जाम नहीं होगा, माइनर चाइल्ड वाली इनकम एग्जाम नहीं होगी, और फैमिली पेंशन में थोड़ा स्टैंडर्ड डिडक्शन बड़ा मिलेगा 1/3 और 25 ईयर विच इज लेस। बट ये ऐसा नहीं है, तो ओल्ड रिजीम से करना है। विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस टैक्सेबल, तो इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में अमाउंट डालना है। ये देखते हो इधर देखो, विनिंग्स फ्रॉम सॉल्यूशन में देखते हो 25 था, आउटर कॉलम में टैक्सेबल। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट था रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट। लेट आउट करना मतलब भाड़े पे देना। अब भाड़े पे क्या दिया है, बिल्डिंग अलॉन्ग विथ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, और बिल्डिंग के साथ जोड़ी में दूसरे एसेट्स आ गए, इसको कॉम्पोजिट रेंट बोलते हैं, है ना। बिल्डिंग तो 4 दीवार छत है प्लस अदर एसेट मिक्स्ड है, तो इट्स अ कॉम्पोजिट रेंट, तो ये भी टैक्सेबल है। 9,000 पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये देखो आउटर कॉलम में 1,08,000 आ गया। चेक कर दियो आंसर, सॉल्यूशन का रूप रंग भी देखना। फिर डिविडेंड फ्रॉम PQR लिमिटेड टैक्सेबल, अवार्ड फ्रॉम लायंस क्लब फॉर द बेस्ट मेंबर ऑफ द ईयर टैक्सेबल, गवर्नमेंट से अवार्ड मिलता तो एग्जेम्प्ट है, ये गवर्नमेंट थोड़ी है, तो लायंस क्लब है, कोई क्लब से मिला है, तो इट विल बी टैक्सेबल। और टैक्सेबल मतलब कुछ करना नहीं, सीधा उसको आउटर कॉलम में कॉपी करना है। फिर फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, तुमको पता है कंपनीज में जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनको बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का भी फीस मिलता है। अब तुम लोग सोचोगे सर आपने तो ये पॉइंट कहीं पढ़ा है नहीं, DW रामू फकीर जी, मैंने एटसेट्रा लिखा था मालूम है, DW रामू फकीर जी एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब कुछ और भी आ सकता है, तो ऐसा कुछ आ गया तो डरने का नहीं,
कोई भी नई चीज दिखी जो मैंने नहीं पढ़ा ये तो टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल। और करना क्या, अमाउंट दिया है उसको सीधा आउटर कॉलम में कॉपी करना है। फिर एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में तो टैक्सेबल, इंडिया में होगा तो एग्जाम अंडर 10(1). इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई टैक्सेबल, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी भी टैक्सेबल। फिर एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको सैलरी मिला है, डेली अलाउंस मिला है, सैलरी तो टैक्सेबल है, सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। लेकिन 8 पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। डेली अलाउंस का अमाउंट मत लिखना, वो डैश हो जाएगा। ब्रैकेट में एग्जाम अंडर सेक्शन 10(17), 17 पे खतरा, खतरा से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लोग, है ना। फिर अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस कौन निकालता है, जिसको डेथ की चिंता है, तो एग्जाम अंडर 10(10)(d), तो इसका भी अमाउंट नहीं लिखना, डैश। माइनर चिल्ड्रन की इनकम पर बच्चा 1500 माफ, पर बच्चा 1500 माफ, तो पहले की इनकम कितनी है 7,000, तो उसमें से 1500 कट, बचा 5,500। दोनों चाइल्ड का सेपरेट प्रेजेंटेशन करेंगे। ये देखो मैं दिखाई देता हूं, पहले देख लो ना, 7,000 में से 1500 एग्जाम, बैलेंस 5,500 टैक्सेबल। दूसरे बच्चे की तो इनकम ही 500 है, तो इसको बोलते हैं फुल्ली एग्जाम, 1500 के अंदर ही है ना, तो सीधा डैश ही कर दो। बड़ा अमाउंट होगा ना 1500 से बड़ा, तो अंदर के कॉलम में लिख के माइनस करने का वो सब शो ऑफ करना पड़ता है। लेकिन ये दूसरे बच्चे की इनकम तो 500 ही है और 1500 तक माफ ही होता है, और 1500 तक मतलब उसके अंदर की सब छोटी छोटी अमाउंट माफ है, तो इसका प्रेजेंटेशन क्या करेंगे, सीधा डैश। तो एक बार इसका प्रेजेंटेशन देख लो ना, माइनर चाइल्ड की इनकम का। देखो मैंने कैसा दिखा है, इनकम ऑफ हिज माइनर चिल्ड्रन, पहले लिखा है फर्स्ट सन, उसका प्रेजेंटेशन ऐसे किया है। सेकेंड सन को तो सीधा ही डैश कर दिया है। सेक्शन क्या था, एग्जाम अंडर सेक्शन 10(32). टेल मी न्यू रिजीम करके बोला होता तो न्यू रिजीम, फिर तो दोनों बच्चों का पूरा अमाउंट आउटर कॉलम में जाता। फर्स्ट सन का 7,000 आउटर कॉलम, सेकेंड सन का 500 आउटर कॉलम, सीधा टैक्सेबल कर लेते अगर न्यू रिजीम बोला होता तो। बताते ना न्यू रिजीम में माइनर चाइल्ड इनकम का एग्जेम्पशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। फिर क्वेश्चन 2 देखना, सम्स कोई टफ नहीं थे क्या, अभी एक बार प्रैक्टिस हाथ बिठाना है। ये क्या, टैक्सेबल एग्जाम, टैक्सेबल एग्जाम, रिदम के अपने जहन में बैठ जाना चाहिए। इसके बाद वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें बड़े बड़े फॉर्मूले, मतलब टफ नहीं है, बट ऐसे छोटे में फटफट सिंपल नहीं तरीके से नहीं होगा, उसमें काफी रिमेम्बरिंग है, काफी फॉर्मूला है, बट मेथड ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर में भी यही होने वाला है, ऐसे कुछ इनकमें दी होगी, टैक्सेबल एग्जाम की जानकारी होनी चाहिए, फिर सम सॉल्व कर दो। लेकिन अगले चैप्टर में ज्यादा टेंशन क्या आएगा, एग्जाम कुछ भी होगा तो बड़े बड़े फॉर्मूलास होंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझना, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डीप होगा उसमें। ओके, एनीवे ये सब तो सिंपल है। अब क्वेश्चन 2 में देखो, ये भी बोला है ओल्ड रिजिम से करना है। ओके, इधर असेसी का नाम क्या है, असेसी बोलता समझता है ना, असेसी मिसेस खन्ना, ऐसा बोलना चाहिए, असेसी। ओल्ड रिजिम है तो नॉर्मल सम ही है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट आते हैं ना उसको ऐसे गोल कर देना चाहिए। गोल करने का मतलब मैं अपने आप को याद दे रहा हूं, जीपीएस, गोल्ड बॉन्ड्स पॉस्बा पीपीएफ सुकन्या, गोल्ड बॉन्ड्स पॉस्बा पीपीएफ सुकन्या, उसमें हुआ तो एग्जाम। लेकिन ये गोल्ड बॉन्ड्स पॉस्बा पीपीएफ सुकन्या में नहीं है तो टैक्सेबल, तो पूरा आउटर कॉलम। फिर एग्रीकल्चर इनकम चाइना में तो टैक्सेबल, और टैक्सेबल है तो डैश के अमाउंट, और खर्चा दिया है तो लेस भी होगा। खर्चों का रूल क्या है, टैक्सेबल इनकम डिडक्ट दी खर्चा, एग्जेम्प्ट इनकम इग्नोर दी खर्चा, विनिंग्स इग्नोर दी खर्चा, डिविडेंड एंड म्यूचुअल फंड इनकम डिडक्ट ओनली वन खर्चा, फैमिली पेंशन स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये तो चाइना की एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है तो डिडक्ट दी खर्चा, तो लेस हो जाएगा। प्रेजेंटेशन देख लो इसका, इनर कॉलम में 1,45,000 आ गया। फिर क्या लिखेंगे, लेस, ये लेस ढंग से लिखा ना, लेस एग्जेम्प्ट मत लिख देना, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, तो आउटर कॉलम में 1,20,000। फिर अगला पॉइंट, रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट बिल्डिंग अलॉन्ग विथ प्लांट एंड मशीनरी, तो कभी भी बिल्डिंग प्लस अदर एसेट तो कंपोजिट रेंट, उसमें रेंट तो 20,000 मिला है, सामने डेप्रिसिएशन का खर्चा है,
इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा है तो खर्चा दिया तो लेस कर देंगे। तो अगेन प्रेजेंटेशन देख लो, डायरेक्टली प्रेजेंटेशन देख लो। पहले इनर कॉलम में कॉम्पोजिट रेंट का अमाउंट लिखा 20,000, फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, डेप्रिसिएशन दिया था, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया था। आउटर कॉलम में 13,000। आंसर चेक करो, तुम्हारी बुक में सब राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये सब तुम्ही को रिफर करना है। रॉन्ग रॉन्ग रिफर करोगे लफड़ा हो जाएगा। खैर आज के होमवर्क में कुछ एक आध जगह ही लफड़ा किया होगा किसी ने, बाकी सब आई एम एक्सपेक्टिंग राइट ही गया होगा। बट फिर भी चेक करो, जैसे ही मिस्टेक हुई ना उसको रेड पेन से करेक्शन करना उसका। बचपन में कैसे स्कूल की टीचर रेड पेन से करेक्शन करती थी, तुम लोग भी वैसे ही करो, ताकि अपने को मालूम पड़े कि मेरी गलतियां कहाँ होती है। और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, तो गलतियां हाईलाइट करो रेड पेन से। फिर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये खर्चा दिया ब्रैकेट में। डिविडेंड का क्या नियम है? डिडक्ट ओनली वन खर्चा, इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, जो बोलना है बोलो, वही माइनस हो सकता है। लेकिन ये क्या है, बस ऐसे ही एक्सपेंस बोल दिया। अब अपने को क्या मालूम क्या खर्चा है, इग्नोर इट। सी इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ तो इंटरेस्ट वर्ड लिखेंगे तो ही लेस करेंगे, और उसमें भी लिमिट है, मालूम है? अरे लिमिट क्या है? डिविडेंड की इनकम का मैक्सिमम 20%, उतना ही लेस कर सकते मैक्सिमम। लेकिन वो इंटरेस्ट होता तो, ये तो ऐसे ही खाली खर्चा दिया है तो इग्नोर कर दो, तो पूरा डिविडेंड सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 14,000। इसका भी देख लो एक बार आंसर में, डिविडेंड 14,000। ओके, फिर विनिंग्स फ्रॉम रेस, खर्चा दिया है। विनिंग्स का खर्चा क्या करते, इग्नोर। मेरा डायलॉग क्या था, विनिंग्स खर्चे से होता है कि नसीब से? नसीब से, उसका खर्चे से कोई संबंध नहीं है, तो इग्नोर दी खर्चा। रेंट फ्रॉम लैंड, डी डब्ल्यू रामू में आर क्या था, रेंट। रेंट रेंट रेंट, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, तो ये कौन सा रेंट है? रेंट ऑफ अदर एसेट्स। अदर एसेट का मतलब क्या, चार दीवार छत को छोड़ के कुछ और ये तो खुली जमीन है, चार दीवार छत थोड़ी, खुली जमीन है, तो अदर एसेट्स हो गया ना, तो ये टैक्सेबल। फिर फैमिली पेंशन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड हु हैड बीन अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी वाला मरा उसके बाद बीवी को पेंशन मिला तो फुल्ली एग्जाम अंडर सेक्शन 1019, तो इसका अमाउंट आएगा कि डैश डैश, देख लो ऐसा दिखेगा, डैश कर दिए और ब्रैकेट में ही लिखा है एग्जाम अंडर सेक्शन 1019। फिर लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिला वो भी फुल्ली एग्जाम 1010D। ठीक है, ये तो नॉर्मल था ना। टोटल क्या आया चेक करो, 2,31,000 आया टोटल। क्वेश्चन नंबर 3 तो हम लोग कर ही लिए थे। फिर क्वेश्चन 4 देखना, गोविंदा का सम है, गोविंदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फिर लास्ट लाइन पढ़ो ना डायरेक्ट, क्या लिखा है, गौर किया? होमवर्क करने वाले देखे ही होंगे। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एज पर न्यू रिजीम। न्यू रिजीम मतलब दिमाग में ये देखो, ठाक 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 3 झंडे खड़े हो जाने चाहिए। एमपी एमएलए का डेली अलाउंस नहीं लूंगा एग्जेम्प्ट, माइनर चाइल्ड की इनकम को एग्जाम नहीं लूंगा, फैमिली पेंशन आया तो एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ चढ़ के मिलेगा थोड़ा, 1/3 और 25,000 विचर इज लेस, तो ये ज्ञान दिखाना पड़ेगा इधर। तो सी पहला ही पॉइंट देखो, एमपी एमएलए वाला आ गया, एमपी है ना, और एमपी लोग को जनरली डेली अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है 1017 में, लेकिन बिकॉज ये न्यू रिजीम का समय, डेली अलाउंस विल बी टैक्सेबल, इट विल बी टैक्सेबल, इट विल नॉट बी एग्जाम। तो क्या करूं, सैलरी 3,000 पर मंथ वो तो टैक्सेबल वैसे ही लेने वाला था, डेली अलाउंस भी टैक्सेबल, दोनों की अमाउंट आउटर कॉलम में आएंगी। तो सी इसका प्रेजेंटेशन, सैलरी 36,000 देखा और डेली अलाउंस भी अमाउंट लिखा है, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, तुम लोग भी ऐसा लिख दोगे अच्छा रहेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग तुम लोग ने नहीं लिखा होगा, अभी लिख दो। क्या लिखा ब्रैकेट में, नॉट एग्जेम्प्ट अंडर न्यू रिजीम, नॉट एग्जाम अंडर न्यू रिजीम। क्वेश्चन में अगला पॉइंट था, डिविडेंड ऑफ 500 फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, 5,000 फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, डिविडेंड चाहे कहीं से भी मिले टैक्सेबल है, तो बस इसको आउटर कॉलम में लिख दो। मैंने अंदर 2 अलग अलग करके दिखा है, फिर आउटर कॉलम में टोटल।
ठीक है। फिर he has won 9,000 in crossword puzzle, winnings taxable. फिर he has let machinery and furniture and also building. let करने का मतलब भाड़े पे देना। क्या क्या लेट किया, मशीन, फर्नीचर एंड ऑल्सो बिल्डिंग, तो बिल्डिंग भी इकट्ठा हो गया ना, तो कॉम्पोजिट रेंट। इधर बिल्डिंग वर्ड नहीं लिखा होता ना, फिर तो चाहे मशीन, फर्नीचर, हजारों चीज भाड़े पे दे, उसको रेंट ऑफ अदर एसेट बोलते हैं। कॉम्पोजिट कब लिखना, बिल्डिंग प्लस अदर एसेट्स। इधर बिल्डिंग भी है और हमने किसको भाड़े पे दिया है, वागले को। ठीक है, किसको दिया उससे क्या करना है, कमाया कितना, 6,000। लेकिन पता है कितने लोग ये वर्ड मिस कर देते, मंथली रेंट। मंथली मतलब मंथली, तो इसको इंटू 12 करना पड़ेगा। फिर ही स्पेंट 4,500 ऑन रिपेयर्स। स्पेंट मतलब खर्चा, डिडक्ट आ जाएगा, और डेप्रिसिएशन भी खर्चा, डिडक्शन में आ जाएगा। क्या लिखेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। ये तो नॉर्मल था, देखो ये तुम लोग चेक करो, सही वर्ड लिखा ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 वगैरह। तो इस सम की स्पेशलिटी क्या थी, न्यू रिजीम का सम है, तो डेली अलाउंस को अपने टैक्सेबल लिए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखना, मिसेस ग्रेवाल, ये भी देखो लास्ट लाइन में पढ़ो क्या लिखा है। पढ़ा था न्यू टैक्स रिजीम लिखा है, तो न्यू टैक्स रिजीम पढ़ते ही दिमाग में 3 झंडे खड़े होने चाहिए। बताओ कौन से, डेली अलाउंस का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, 1017 वाला, माइनर चाइल्ड की इनकम एग्जाम नहीं होगी, फैमिली पेंशन में 1/3 और 25,000 विचर इज लेस। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है। पहले एक काम कर दो, देखो मैं कुछ कर रहा हूं, तुम लोग भी करोगे तो मजा आएगा। देखो ये इंटरेस्ट आते ही गोल कर दो, इंटरेस्ट आते ही ना उसको गोल कर देना चाहिए, और गोला करते ही मन में क्या आना चाहिए, जीपीएस, गोल्ड बॉन्ड्स पॉस्बा पीपीएफ सुकन्या, गोल्ड बॉन्ड्स पॉस्बा पीपीएफ सुकन्या, उसमें हुआ तो एग्जाम, वरना टैक्सेबल। तो पहला वाला इंटरेस्ट कहाँ है, गोल्ड बॉन्ड्स पॉस्बा पीपीएफ सुकन्या में से है क्या, नहीं, तो टैक्सेबल। दूसरा वाला देखो पॉस्बा है, देख, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, लेकिन पता है इसमें कितना एग्जाम्प्ट है, 3,500 है ना, रिवाइज करने वालों को मालूम होगा 3,500। तो ये तो 4250 है ना, तो अंदर के कॉलम में लिख के -3,500, और माइनस करते टाइम लैंग्वेज क्या लिखोगे, लेस एग्जाम। इधर डिडक्शन नहीं लिखते, डिडक्शन कब लिखते, जब कोई खर्चे लेस कर रहे होते। इधर क्या लिखे, लेस एग्जाम अंडर सेक्शन, सेक्शन क्या था इसका, पॉस्बा का 1015 था। तो एक बार देख लो ना कैसा दिखा है। पहला वाला इंटरेस्ट 1,500 था, दूसरे वाले को ऐसे अंदर लिख के प्रेजेंट किया, क्योंकि एक लिमिट तक ये एग्जाम्शन है 3,500, है ना, देखा कैसा दिख रहा है। फिर फैमिली पेंशन आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर ग्रेवाल 7,500 पर मंथ। टेल मी, पहले तो आर्मी वाला फैमिली पेंशन है, नॉर्मल है, नॉर्मल तो लेंगे टैक्सेबल, बट इधर जनरली तो 1/3 या 15,000 होता है ना, लेकिन ये न्यू रिजीम वाला समय तो 1/3 या 25,000 विच इज लेस। तो प्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये देखो पहले इसको इनर कॉलम में लिख देंगे। क्या आया था 90,000 तुम्हारा, कैसे आया, 7,500 पर मंथ दिया था इंटू 12। फिर डिडक्शन का फॉर्मूला 1/3 और 25,000 विच इज लेस, देखा 25,000 लिखा है, तो दोनों में से छोटा कौन है, 25,000। एक्चुअली इसको डब्बे में डाल देना चाहिए, दो में से तू किसको चुन रहा है उसको बॉक्स में डाल, तो ये ऐसे बॉक्स में डाल देना चाहिए, हमने इसको चुना है, और वो एरो बनाना चाहिए विच इंडिकेट्स विच एवर इज लेस। तो ये 25,000 लेस हो गया, आउटर कॉलम में 65,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नेस्ले लिमिटेड, जो भी है, गोल्ड बॉन्ड्स पॉस्बा पीपीएफ सुकन्या में नहीं है तो टैक्सेबल। फिर म्यूचुअल फंड की इनकम टैक्सेबल, ये बताओ हिम्मत है तो इसका क्या किया है। जी, परचेज का सेंटेंस दिया मतलब वो लो प्राइस वाला कुछ होगा। मैंने बताया ना गिफ्ट को इन लोग सम में कैसे पेश करते हैं, फोकट में मिला तो गिफ्ट ही लिख देंगे, और अगर लो प्राइस वाला होगा तो परचेज जैसा वाक्य आएगा। तो उसी इधर क्या लिखा, परचेज द शॉप, एक दुकान खरीदी, दुकान मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल है ना, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीगेशन होता है कि पर प्रॉपर्टी, पर प्रॉपर्टी।
और उसमें भी लो प्राइस, मतलब वो मगजमारी वाला फॉर्मूला है। वो क्या सिस्टम था अपना बताओ? पहले अपने बेनिफिट निकालेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे 10% ऑफ एक्चुअल और 50 शेयर विच इज हायर से। फिर अगर बेनिफिट चर्ट है तो एग्जाम, हार्ड है तो टैक्सेबल। तो सी इसका पहले बेनिफिट कितना हुआ? 70 लाख की दुकान है, अपने खाली 65 लाख ही दिए, तो हमें बेनिफिट कितना हुआ? 5 लाख का। अब इसका मुकाबला किससे करेंगे? 10% ऑफ एक्चुअल। कितना एक्चुअल? 65 लाख एक्चुअल है ना, तो 10% कितना हो गया? 6,50,000 कंपेयर विथ 50 हजार, 6,50,000। तो 6,50,000 के मुकाबले अपना बेनिफिट छोटा है, 5 ही लाख है ना। अरे 5 लाख का ही बेनिफिट मिला है, इसको हम लोग मामूली बोल सकते हैं। 10% तक मामूली बात है, और 10% की अमाउंट तो 6,50,000 है, और ये तो 5 ही है, तो एग्जाम। इसका प्रेजेंटेशन देखो, इधर मैंने नहीं किया, लेकिन तुम लोग ये ऐसा वाला किधर बता रहा था, इधर, हाँ, ये ऐसा वाला प्रेजेंटेशन कर देना चाहिए। तुम लोग आदत रखो ही वैसी, ताकि क्या अपने फ्यूचर रेफरेंस में काम आता है। इस सब में ये एचडीबी दिया था 70 लैक्स, ये था 65 लैक्स, ये था 5 लाख, ये था 6,50,000, ये 50 शेयर विचेरे आए। यही स्टाइल में प्रेजेंट करो, ओके। एक स्टैंडर्ड सिस्टम ही बना दो। तो इधर तो बेनिफिट छोटा था ना, तो एग्जाम निकला, तो एग्जाम मतलब डैश। मैंने डायरेक्ट डैश कर दिया है, उधर शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख दिया है क्या? डिफरेंस इज नॉट मोर देन 10%, इसलिए एग्जाम्ड है। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन तुम लोग अवॉइड करना। तुम लोग पूरा जैसा डिटेल वर्किंग मैंने बताया वैसे ही करो। फिर गिफ्ट ऑफ 30,000 ईच फ्रॉम एक्स एंड वाई। ये किस चीज का गिफ्ट मिला है? मनी मूवेबल की इमूवेबल? मनी। अभी गिफ्ट ऑफ रुपीज बोला, रुपीज मतलब पैसा ही है ना, तो एग्रीगेट करके चेक करना चाहिए। ईच मतलब एक्स से भी 30 मिला, वाई से भी 30 मिला, तो एग्रीगेट 60 हजार हो गया, यानी कि 50 हजार के ऊपर फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल पूरा 60 हजार, ओके। तो फिर टोटल क्या आ गया? टैक्सेबल इफॉस 1,30,250, 1,30,250। क्वेश्चन 5 था। फिर क्वेश्चन 5 हो गया है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में लास्ट में देखो क्या लिखा है, ओल्ड रिजीम। तो ओल्ड रिजीम मतलब नॉर्मल है। अब इसमें देखो, पहला पॉइंट था डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ यूनिलीवर इनकॉर्पोरेशन अ फॉरेन कंपनी 10,000। फिर होमवर्क करने वाले ये पैरा पढ़े होंगे, इधर पढ़ा था क्या लिखा है, उसके कुछ खर्चे दिए हुए, और उसमें अपना जो यूनिलीवर का डिविडेंड मिला ना, यूनिलीवर, उससे संबंधित कोई खर्चा दिया है। तो टेल मी, डिविडेंड के कोई खर्चे होते तो उसका रूल क्या है? एक ही खर्चा लेस हो सकता है, वो भी इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ तो, है ना, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन ही है ना, तो ये एलिजिबल है। इसको क्या बोलना चाहिए? इट इज एलिजिबल, मतलब माइनस होने के लायक है, काबिल है। लेकिन इधर भी एक लिमिट है ना, कितना? 20% ऑफ डिविडेंड की कमाई। तो अपने डिविडेंड कितना कमाए पढ़ो, ये पॉइंट में देखो, 10,000 का डिविडेंड कमाया है, तो ज्यादा में ज्यादा ये 20% तक माइनस हो सकता है। तो 10,000 का 20%, 2,000। 2,000 मन में बिठा करो, 2,000 ही लेस कर सकते हैं। बट सी, ऐसे अंधाधुंध 2,000 लेस मत कर देना। अरे 2,000 तो मन में लिमिट आई है, एक्चुअल अमाउंट भी देख, क्योंकि रूल क्या है, लिमिट मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कम हो तो कम लो, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो। नहीं समझता है? वो एक्चुअल को देख के फीलिंग आना चाहिए। एक्चुअल खर्चा देखा ना 3 ईयर का, फिर इसको देख के बोलना चाहिए लिमिट में है कि नहीं। अपनी लिमिट क्या आई? 2,000 ना, वो कैसे निकाला? 10,000 का 20%, और उसके मुकाबले अपना अमाउंट कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा हो तो लिमिट में रहो, तो इसको फेंक दो, लिमिट में रहो। और लिमिट क्या थी? 2,000। टेल मी, अगर ये 3,000 के बोले 300 ही रुपया होता तो? हाँ, तो लिमिट के अंदर है ना, फिर कम हो तो कम ही लो,
फिर 300 ही माइनस करना। इन शॉर्ट कोई को लोग को चाहिए तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला बनाना तो 20% का अमाउंट और जो एक्चुअल वाला अमाउंट है विच एवर इज लेस, ऐसा भी प्रेजेंट करोगे तो चलेगा। तो सी इधर मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखा दूंगा, डिविडेंड 10,000 है और डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पढ़ो क्या लेगा, मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड की कमाई जो कि 2,000 था। ओके, फिर विनिंग्स था, विनिंग्स टैक्सेबल। अरे विनिंग्स का भी नहीं सॉरी वो अलग है, सॉरी इधर खर्चा दिया ना विनिंग्स का, बड़ो लॉटरी का है, ये तो हॉर्स रेस की विनिंग है ना, उसका तो खर्चा दिया भी नहीं है, दिया भी होता तो भी हम कहाँ भाव देते उसको, ये टैक्सेबल है। हाँ ये दूसरा वाला लॉटरी विनिंग है और उससे संबंधित खर्चा दिया है, लेकिन विनिंग्स का खर्चा इग्नोर, विनिंग्स खर्चे से आता है कि नसीब से इग्नोर दी खर्चा, तो ये दोनों टैक्सेबल विनिंग्स। फिर इंटरेस्ट आते ही गोल करने की परंपरा है, करो गोला मारो ऐसे, अरे सिस्टम बना के रखो ना, गोल करने का तुरंत दिमाग में स्ट्राइक आना चाहिए, क्या गोल्ड बॉन्ड्स पॉस्बा पीपीएफ सुकन्या उसमें होगा तो एग्जाम, अरे ये सब सोचते हो कि नहीं ऐसे, तो ये बताओ गोल्ड बॉन्ड्स पॉस्बा पीपीएफ सुकन्या में है नहीं तो टैक्सेबल, तुम लोग करो क्योंकि सी अभी फ्रेश है, लेकिन लास्ट में ना हर टाइम इंटरेस्ट तुम्हारे उसमें सर्कल किया हुआ रहेगा, तुमको रिमाइंडर की तरह एक्ट करेगा वो कि हाँ इंटरेस्ट मतलब वो जीपीएस में चेक करना है, जीपीएस डिविडेंड टैक्सेबल। फिर लास्ट में तो ये दोनों खर्चे दिए थे उसका तो हमने देख लिया ना इफेक्ट, तो चेक करो टोटल क्या है, 1,12,000 आना चाहिए, आया 1,12,000। फिर क्वेश्चन 7, सी क्वेश्चन 7 अच्छा समय, सी एग्जाम के दिन टाइम कम हो ना तो अपने को पता है क्या करना है, जो 3 सम मैंने तुम लोग के साथ मिलके किए थे ना और ये 7वां, बस अभी तो प्रैक्टिस के नाम पे दिया है खाली, बट एग्जाम में सब करने का टाइम नहीं मिलता तो क्या करना चाहिए, नंबर ही बता देता हूं, मैंने कौन से सम तुम्हारे साथ किए थे, क्वेश्चन 3, 8, 9 और ये 7वां भी, 7वां तो होमवर्क वाला था, लेकिन ये 4 क्वेश्चन कर लिया तो भी चलेगा, क्योंकि एक बात बताओ सी एग्जाम में ना ऐसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का ऐसा स्टैंड अलोन सम नहीं आता है, पता है मैंने पहले लेक्चर में बताया था 5 हेड्स ऑफ इनकम होते इकट्ठा करते, ऐसा फुल कंबाइंड सम आता है, ये तो क्या हम लोग ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर रहे हैं ना, तो ऐसा स्टैंड अलोन सम तो कभी आएगा भी नहीं, तभी तो मैं स्टडी मटेरियल में भी ऐसे स्टैंड अलोन दिए होंगे, स्टडी मटेरियल मत देखो अभी, यही देखना, अरे मेरे इसमें से भी तुम लोग ये मत एक्सपेक्ट करो कि ऐसे स्टैंड अलोन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सम आएगा, हाँ ये ज्ञान अपने को काम आएगा लेकिन मिक्स्ड क्वेश्चन में, व्हाट डू मीन बाय मिक्स्ड क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम सैलरी भी है कैपिटल गेन्स भी है, वो जो था ना 5 हेड्स फर्स्ट लेक्चर बताया था वैसा सम्स एक्चुअली आता है, तो इसलिए इसमें एग्जाम के दिन थोड़ी टाइम वेस्ट करेंगे, तो ये 4 सम कर लिया बहुत है, कौन से 4, 3 जो हमने साथ में किए थे, चौथा ये वाला, ये क्योंकि ये अच्छा सम है, इसमें तुम लोग भी देखोगे मेजॉरिटी सब पॉइंट कवर हो गए, लेकिन पहले हर सम में परंपरा है, देख लो ये ओल्ड है कि न्यू रिजीम, क्या है ये न्यू रिजीम है, तो न्यू रिजीम आते ही तीन चीज का माइंड में क्या था, डेली अलाउंस 10-17 नहीं मिलेगा, माइनर चाइल्ड का 10-32 नहीं मिलेगा, फैमिली पेंशन में 1/3 और 25,000 विच इज लेस, पहला पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन महाराष्ट्र गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बोलो क्या करूं, इंटरेस्ट को गोल करूंगा, ये गोल कर गोला कर, इंटरेस्ट आते ही दिमाग में आया गोल्ड बॉन्ड्स पॉस्बा पीपीएफ सुकन्या, उसमें होगा तो एग्जाम, लेकिन ये उसमें नहीं है तो टैक्सेबल, तो ये पूरा आउटर कॉलम में जाएगा बराबर। फिर डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी टैक्सेबल। फिर ही हैज लेट आउट ऑफिस मशीनरी एंड फर्नीचर, इसको कॉम्पोजिट रेंट बोलेंगे नहीं ना, सी 3-4 चीज इकट्ठा होने से कोई कॉम्पोजिट नहीं होता है, कॉम्पोजिट का बोलते हैं 4 दीवार छत के साथ कुछ इकट्ठा हुआ होगा तो, बिल्डिंग प्लस अदर एसेट हुआ तो,
यार तू देख के बता, कहीं बिल्डिंग नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। मशीनरी है, फर्नीचर, होने दो ना, 1000 चीज होने दो। बिल्डिंग इज मिसिंग, तो इसको कंपोजिट मत बोलना, क्या रेंट ऑफ अदर एसेट्स। यार इतना डीपली कोई स्टूडेंट नहीं भी सोचे ना, खास फर्क नहीं है, क्योंकि रेंट आखिर में है तो टैक्सेबल ना, और टैक्सेबल का अमाउंट टिकाना है, बट फिर भी एक प्रॉपर नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। तो ये टेक्निकली रेंट ऑफ अदर एसेट्स है। उसके मुंह से कुछ सबलेटिंग निकल गया था गलती से। सबलेटिंग कब होता है? भाड़े का चीज भाड़े पे देंगे, और उधर SUB करके सब लिखेंगे, ये तो क्या लेट आउट। लेट आउट मतलब भाड़े पे दिया है मशीनरी और फर्नी। तो अपना रामू में 3R का पहला आर है, रेंट ऑफ अदर एसेट्स। और ये 2000 है ना, मंथली है, मंथली वर्ड पे नजर गई थी, तो इंटू 12 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर स्पेंट मतलब खर्चा है, खर्चा मतलब डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। फिर डेप्रिसिएशन का भी खर्चा दिया है, तो ये दोनों लेस हो जाएंगे। तो इसको देखो पेश कैसे किया सॉल्यूशन में, इसको अभी देख ही लो ना। देखो सॉल्यूशन ने सही किया है, सॉल्यूशन को चेक करो, खुद को इसको चेक करो, सही है। हाँ, तो ये रेंट का अमाउंट है, वो दोनों खर्चे लेस कर दिए। आउटर कॉलम में माइनस में आ रहा है अमाउंट, चलता है। सुनो इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये कुछ स्पेशल मार्किंग डिजर्व करता है। अरे देखा कुछ हुआ? आधे लोग को सम सॉल्व करते टाइम प्रिंटिंग मिस्टेक की फीलिंग आई होगी, कुछ भी आया होगा मन में, बट इधर एक बार अटक गए होंगे। तो सी इसमें क्या करना है, सुनो, कई बार ऐसा होता, सुनो ना, हम लोग कमाने के चक्कर में कई बार गवा देते हैं। जैसे आज मैं क्लास खोल के बैठा हूं कमाने के लिए, लेकिन मेरे पास बच्चे अगर कम आए, फीस कम हुई, लेकिन खर्चे तो ज्यादा है, तो लॉस होता है ना धंधे में। तो इधर लॉस हो गया इसको। फिर ये धंधे का लॉस नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कुछ लॉस हुआ है, बट लॉस भी होता है। और इनकम टैक्स वाले ना लॉस की भी इज्जत करते हैं। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि देखो हम इनकम से संबंधित खर्चा माइनस करने देते, और वो संबंधित खर्चे तेरे ज्यादा हो गए, तुझे नुकसान हो गया, कोई बात नहीं बेटा, वो लॉस तू कहीं और एडजस्ट कर ले। इसको बोलते हैं सेट ऑफ। अपने सिलेबस में पता है एक अलग चैप्टर है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। वहां बच्चों को सिखाया जाएगा कि अगर किसी को लॉस होता है तो उसको एडजस्ट कैसे करना चाहिए, लॉस को एडजस्ट करने की भी नियम है। अरे मतलब इन जनरल क्या, लॉस को हम लोग कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी इन रेस्ट्रिक्शंस है। कोई कोई लॉस को हम लोग कहीं एडजस्ट ही नहीं कर सकते, कोई कोई लॉस को ऐसे एडजस्ट करो, ऐसे करो। मतलब उसका डिटेल्ड टॉपिक तो बाद में पढ़ेंगे। क्या नाम है टॉपिक का? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। बट फिलहाल जब तक वो चैप्टर नहीं हो रहा है ना, फ्रीली ऐसा सोचो, हाँ ठीक है ना, कभी इनकम के सामने खर्चे ज्यादा हो गए, लॉस हो गया, तो लॉस कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा माइंड में रखो, कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इतना फ्रीली कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होता, उसके भी नियम है, वो तुमको अलग से पढ़ाया जाएगा। अभी तो इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर लो। और एडजस्ट मतलब क्या हो रहा है? एडजस्ट ही हुआ ना। अरे भाई मैं इधर आउटर कॉलम का टोटलिंग करूंगा, तो ऐड 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 में ये लेस हो जाएगा। अरे आउटर कॉलम को हम लोग कैलकुलेटर प्लस 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 करते हैं ना, तो उसमें ये माइनस हुआ, तो इसको बोलते हैं एडजस्ट हो गया। और टैक्सेशन की भाषा में क्या बोलेंगे? सेट ऑफ हो गया। बोलो मुंह से सेट ऑफ। ये देखो स्पेलिंग ऐसे, सेट ऑफ, सेट ऑफ हो गया। इसको क्या बोलना चाहिए? लॉस ऑफ 500 विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम्स। तो इन शॉर्ट नेगेटिव आया ना, डरना मत, तू राइट कर रहा है। तुमको यही लगा रॉन्ग तो नहीं हो गया, कुछ राइट है। तुम लोग भी ऐसा कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस दे दो ना, ऐसा स्टार। अरे एग्जाम के टाइम बहुत कम टाइम होता है, अपने खाली ऊपर ऊपर से एक दो चीज देख के भगाना हो तो ये सब काम आता है। तो जो भी मैंने होमवर्क समझिए ना, उसमें यही एक स्पेशल पॉइंट था। बाकी मुझे नहीं लगना चाहिए कहीं तुमको अटकना चाहिए था। बाकी ठीक है, मेरा ड्यूटी बनता डिस्कस, तो मुझे पॉइंट वाइज सब करना है, लेकिन मोटा मोटी सबका राइट होना चाहिए था। फिर पॉइंट नंबर 4, रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट बिल्डिंग अलॉन्ग विथ प्लांट एंड मशीनरी। अब बिल्डिंग के साथ इकट्ठा कुछ हुआ तो कॉम्पोजिट रेंट होता है। कॉम्पोजिट में बिल्डिंग होना मस्ट है, प्लस अदर एसेट्स। क्या इधर तो कॉम्पोजिट लिख भी दिए, तो 4000 पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई बाय 12, और खर्चा दिया तो लेस कर देंगे, और खर्चा लेस करते टाइम क्या लिखेंगे? डिडक्शन।
अंडर सेक्शन 57. ओके, फिर he is an author of textbook which fetched him. fetched him मतलब fetch क्या मतलब which कमाया उससे. fetch करना मतलब कमाना, मिलना, मिला मुझे. तो बोलता है उसने टेक्स्ट बुक लिखी है, उससे उसे 45,000 मिले. मिले मतलब उसने उतना फेच किया, अर्न किया. तो ये तो रॉयल्टी हो गया अपना. रामू फकीर का आर, रॉयल्टी तो टैक्सेबल है. लेकिन बाद में क्या बोल रहे हैं, ही क्लेम्स फॉलोइंग डिडक्शंस. तो ये 3 क्या दिया मालूम है, एक्सपेंसेस दिया है. तो लेस करना है. पहला खर्चा क्या है, सैलरी टू अ क्लर्क हु कलेक्ट्स फ्रॉम हिम नेसेसरी डेटा एंड गोज थ्रू द फाइनल प्रूफ रीडिंग. ये फाइनल प्रूफ रीडिंग क्या होता है, जैसे मान लो मैं कोई किताब लिख रहा हूं, तो मैं क्या है शॉर्ट में फटाफट लिख दूंगा. फिर बाद में एक आदमी को क्या बोलूंगा, चेकिंग कर कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है. रोज चेकिंग करने का काम उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग. ऑथर तो है कंटेंट बनाने में बिजी है ना, फिर उसको चेक करने का काम किसी क्लर्क को दे दिया है. और चेक करने वाले को क्या करना है, स्पेलिंग मिस्टेक, कोई कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह सब भरा हुआ है कि नहीं, उसको प्रूफ रीडिंग बोलते हैं. जो भी है, खाली नॉलेज के लिए बता रहा हूं. पॉइंट क्या है, खर्चा हुआ ना तो लेस कर देंगे. वो उसकी किताब लिखने से ही संबंधित खर्चा है ना. अपने खर्चा देख के अभी कैसे बिंदास लेस करने के मूड में आ जाता है ना. कायदे से पता है क्या होता है, कुछ भी खर्चा रिलेटेड होना चाहिए, अनकनेक्टेड खर्चा नहीं होना चाहिए. क्या तुम लोग को इतना ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा टेस्ट करने जैसा पॉइंट नहीं डालेंगे. तुम लोग को तो जो खर्चे देंगे वो संबंधित खर्चे ही देंगे. लेकिन टेक्निकली पता है, को जो इनकम कमाई ना उससे रिलेटेड होना चाहिए. अनकनेक्टेड खर्चा इग्नोर करना पड़ता है. यार उतना इन लोग ने आज तक कभी डाला नहीं है. तुम लोग तो क्या जो खर्चा दिया है चलो माइनस करो, सोचते भी नहीं है. लेकिन देखने है तो क्या सोचना चाहिए, वो रिलेटेड है कि नहीं. जैसे ये देखो, ये क्लार्क को जो सैलरी दिया है, क्या मेरी किताब लिखने से रिलेटेड है, हाँ रिलेट, तो ठीक है. फिर स्टेशनरी इन कनेक्शन विद रिवीजन ऑफ द बुक. तो स्टेशनरी लिया, ठीक है, बुक से संबंधित है ना, चलेगा. टेलीफोन एक्सपेंस एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड मतलब कनेक्टेड, एट्रीब्यूटेड मतलब कनेक्टेड टू पब्लिकेशन एंड सेल ऑफ बुक, ये भी उससे संबंधित है. तो मतलब तसल्ली होगी, हाँ ये सब खर्चे संबंधित है, उससे कनेक्टेड है, तो करो लेस. और करना क्या है, अंदर लिख दो पहले कितना था, 45,000 का रॉयल्टी, और फिर धाड़ 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 तीनों खर्चा लेस, आउटर कॉलम में नेट अमाउंट आ गया है ना. फिर अगला पॉइंट है फैमिली पेंशन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, 8,000 पर मंथ. ये न्यू रिजीम का समय ना, तो 1/3 और 25,000 विच इज लेस. तो पहले इनर कॉलम में 8,000 इंटू 12 कितना क्या, 96,000. फिर 1/3 और 25, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी, ये मैंने गलती से 32,000 को बॉक्स में डाला है, विच इज लेस है ना, तो ये डब्बा गलत बना है. डब्बे में कौन बैठेगा, 25,000, क्योंकि हमें किसको चुनना है, विच एवर इज लेस वाले को. तो 1/3 तो 32,000 है, कंपेयर 25, व्हाट इज लेस 25. तो ठीक है, इधर लेस 25 ही किया है. आउटर कॉलम में 71,000. फिर लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिला, ले 1010 डी एग्जाम, अमाउंट कॉलम में डैश. एग्रीकल्चर इनकम गुजरात में, गुजरात इंडिया में अपना, एग्जाम डैश 10-1. ये मलेशिया, मलेशिया फॉरेन में, टैक्सेबल अमाउंट. फिर परंपरा निभाओ गोला बनाने की, करो ये, करो ऐसे करो, चारों इंटरेस्ट है. तो सबके लिए एक ही सोच है, गोल्ड बॉन्ड्स, पॉस्बा, पीपीएफ, सुकन्या, उसमें से हुआ तो एग्जाम वरना टैक्सेबल. तो चेक करते जाओ. ये पॉस्बा है तो अपने जीपीएस में आता है एग्जाम, लेकिन कितना, 3,500 एग्जाम होगा. तो अंदर के कॉलम में लिखना पड़ेगा 8,500. लेस क्या लिखोगे, लेस वर्डिंग्स, वर्डिंग्स लेस एग्जाम अंडर 10-15 एग्जाम तो लिखना, इधर डिडक्शन मत लिखना. डिडक्शन कब लिखते, जब खर्चे लेस कर रहे हैं, अपने खर्चा बढ़ता थोड़ी माइनस कर रहे. एक अमाउंट तक इनकम को माफ कर दिया गवर्नमेंट ने, इनकम को माफा जा रहा है तो एग्जाम बोलने का है ना. तो 3,500 लेस किया तो आउटर कॉलम में 5,000. और एक कैनरा बैंक सेविंग्स अकाउंट, ये जीपीएस में नहीं है तो टैक्सेबल. ये तो पीपीएफ है, पीपीएफ अकाउंट दोस्त इतना फेमस है, एक एक के पास पीपीएफ अकाउंट होता है. एक एक मतलब 10-11 एग्जाम डे,
तो ये डैश हो जाएगा। बॉन्ड्स ऑफ इन्फोटेक ये जीपीएस में नहीं है तो टैक्सेबल, इसका अमाउंट लिखना पड़ेगा। माइनर की इनकम है 1500 एग्जाम है ना? नहीं, ये न्यू रिजीम है। न्यू रिजीम होता है तो माइनर चाइल्ड का जो 1500 का एग्जामेशन है वो नहीं लेने का, तो उल्टे का ये पूरा अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में धकेल दो, फुल्ली टैक्सेबल। तो ये देखो कैसे किया इधर, पूरा 10 ईयर आउटर कॉलम, क्योंकि न्यू रिजीम था। तो टोटल ये आ गया, सारे सम्स का डिस्कशन हो चुका है। ओके, तो इसी के साथ ही अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का चैप्टर समाप्त। ओके, और मैंने जो कल बोला तो वापस बोल रहा हूं, यहाँ वहां मुंह मत मारना। स्टडी मटेरियल देखो, ये देखो, वो देखोगे, उन लोग ने बहुत गंदी तरीके से फ्रेमिंग किया है। मैंने इतने सालों की मेहनत से जो प्लान बनाया ना, तुम लोग बस मैं जो दे रहा हूं उसी को याद करो बस। ओके, ज्यादा पढ़ने का मन है रिवाइज करते रहो, बट यही सब कंटेंट करना। लेकिन सी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कनेक्टेड एक चीज है, डीम डिविडेंड, बोला था ना कल। वो डीम डिविडेंड जैसी चीज है ना, वो थोड़ी एडवांस लेवल पे पढ़ाने में आएगी। ओके, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का टॉपिक खत्म।